तुम्हारा 45 से 50 नंबर का जुगाड़ मैं इस यूनिट से करा दूंगा, जो कि होगा मेरा पीओआई, एमबीआई और इवोल्यूशन। इन 3 चैप्टर से तुम अप्रॉक्सीमेटली 50 नंबर इजीली ग्रैस्प कर सकते हो अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। और पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और पढ़ोगे तुम मेरे साथ एनसीईआरटी और पेन लेके, ठीक है। और आओ शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी बकवास के। सिंपल से इसका एनालिसिस भी है, जो कि है हमारा क्या, मेंडल के एक्सपेरिमेंट है कुछ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू टाइप के जीन, ठीक है। और देन मेरा कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टाइप्स है और मेंडेलियन के डिसऑर्डर हैं, ठीक है। वो मैं तुमको जस्ट अपना 3 फ्लो चार्ट में फिनिश करा दूंगा, ठीक है। और ये सारे तुम्हारे लिए नोट्स मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। और आओ एकदम परफेक्टली इसको फिनिश करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कॉमन सेंस नाम से ही पता लग रहा है क्या है, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया भर के साइंटिस्ट के नाम है, और इसको मैं बताऊंगा तुम्हें इन बिटवीन द चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे बताने का कोई सेंस नहीं है। सो तुम फैक्टर इज इक्वल्स टू जीन कह सकते हो। फैक्टर किसने नाम दिया था, हमारे मेंडल भाई साहब ने, ओके। अभी हम बात करते हैं मोटू और पतलू जी के बारे में। मोटू और पतलू जी काफ़ी ज़्यादा सुंदर से दो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे फिलहाल ये साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक, जिनकी एक छोटी बहन है, कौन, रोजलिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक हमें एक्सरे का फोटो दिया था। माने इन चाचा लोगों के पास एक एक्सरे का डिफ्रैक्शन का फोटो था, और इस फोटो से इनको समझ में आया कि पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन की ये सारी चेन्स है, ठीक है ना, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एक दूसरे के से ऐसे चिपकने वाला, जैसे लॉक इन की वाला रहता है ना, वैसा कुछ, ओके। सो दो हमारे चाचा, एक उनकी दीदी, जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने बताया, पैरेलल और एंटी पैरेलल, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, अलोंग विद द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन स्कीम्स होता है इसमें, ठीक है ना। क्रिक भाई साहब ये सारा काम करते हैं, ठीक है। और दुनिया भर के इनको प्राइज मिले और सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ इनके जीवन में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो ब्रांच ऑफ साइंस रहती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन की, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। या फिर तुम कह सकते हो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आर द पार्ट ऑफ द जेनेटिक स्टडी, ओके। हाँ भाई, अंग्रेजी एकदम अलग चल रही है मेरी, मुझे पता है, ठीक है। सो ये वाली बातें हो गई हैं। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी की मस्ती लाइन है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो एक हाथी होता है वो हाथी के बच्चे को ही क्यों पैदा करता है। नहीं भाई, क्या क्या कहना चाह रहे हो कि तुम हाथी हो के वो शेर का बच्चा पैदा करे, नहीं हो सकता ना दोस्तों। उसमें क्रोमोसोम में ये डिटेल ही नहीं है उसकी शक्ल की, शेर के बच्चे की, तो हाथी तो पैदा करेगी, हाथी का इन्फॉर्मेशन है तो। वैसे ही अगर आम का सीड तुमने ग्रो कराया है, तो मैंगो का ही प्लांट आएगा ना, आम का ही। तुमको और कुछ पालक मेथी तो नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस। तो देखो, जेनेटिक मेरा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली हेरिडिटी का बेसिस है, जिसमें होता क्या है कि पेरेंट और प्रोजेनी के कैरेक्टर्स पास होते हैं, ठीक है ना, पास होते हैं। वेरिएशन क्या है, वही डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट्स, वही है दोस्तों, क्या क्या वही है, हाँ वही है जो तुम सही सोच रहे हो। इनहेरिटेंस क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पास हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। वेरिएशन क्या है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच का डिफरेंस इज व्हाट, वेरिएशन, गुड, है ना, वैरायटी वेरिएशन। अभी देखो, तुम और मैं बहुत होशियार हुआ करते थे जब हम ह्यूमन थे, मतलब अभी भी ह्यूमन है, बट कब, जब पिछले जन्म की बातें हो रही हैं, 8000 से 1000 बीसी के टाइम पे, ठीक है ना। तो तुम और मैं बहुत ज़्यादा होशियार थे, क्यों, क्योंकि हमको ये हिडन नॉलेज पता थी ना, किसकी, वेरिएशन की। जैसे हम क्या करते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दबा के यूज़ करते थे, है ना। और इसको कैसे यूज़ करते थे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग और डिज़ायर कैरेक्टर्स को पाने के लिए, ठीक है। तो सबसे वाली बात क्या हो गई हमारी, जो पंजाब की साहिवाल काऊ थी उसको हमने दबा के यूज़ किया, वाइल्ड का उसको डोमेस्टिकेट किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, और ब्रीडिंग करा के हमने एक बहुत अच्छा सा ब्रीड ब्रीड इन रिजल्ट ऑफ पाया। और सेक्सुअल प्रोटेक्शन वेरिएशन देता ही हमको पता था, ओके। सो वाइल्ड काऊ, साहिवाल, पंजाब पंजाब, ये सारी बातें लिखी हैं, और ये हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं पिछले जन्म से, 8000 से 1000 बीसी में। तो देखो दोस्तों, अभी मैं तुमको ये सारा कुछ बता रहा हूँ, पर इसके लिए तुमको थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। इट क्या है, जीन क्या है, लोकस क्या है, और एलील क्या है, इसलिए इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम पीलियोट्रॉपी एंड ऐसी ही बहुत सारी वन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस, 3 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस के बारे में समझ पाओ। सो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर 2 या फिर 2 से अधिक ट्रेड्स आ सकते हैं, है ना। सो कैरेक्टर कैसा हो सकता है, जैसे हाइट है, तो तुम बोल सकते हो ना, हाइट है तो एक लंबा भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। और ट्रेट अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो टॉल है ना, तो टॉल का मतलब क्या है कि वो ट्रेट है, एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है ना।
ये वाली बातें हो गई, ठीक है ना। हाउ इट अपीयर्स उसके बारे में है, कंट्रोल बाय द अलील ऑफ द जीन, ठीक है ना। ट्रेट्स वही, ट्रेट क्या है, जीन वाला पार्ट है, और अलील क्या है, जीन ही है, ठीक। या तुम ऐसे कह सकते हो उसको कि जो मेरा जीन है वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो अलील होता है ये उस ट्रेट का भी स्पेसिफिक वर्जन है कि उस ट्रेट में जैसे भूरी आंखें होंगी कि लाल आंखें होंगी कि पीली आंखें होंगी, ये इतना स्पेसिफिक है, दैट्स इट। और कुछ अलग सी बातें इसमें नहीं है। सो जीन क्या है मेरा, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि ट्रेट कंटेन करता है। और अलील क्या है, अलील ये बताएगा कि ट्रेट में भी कौन कौन से वेरिएशन है। जैसे अगर कि तुम्हारे पास आइसक्रीम है जीन, और आइसक्रीम के दुनिया भर के फ्लेवर्स हैं अलील, ठीक। और दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं बेसिकली 7 कैरेक्टर्स में मेंडल के द्वारा बताए गए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये वाले जो है एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, पता ही होगा तुमको। और बाकी जो 22 है इसको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और यही सारे फॉर्म करेंगे क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। अगर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कैसे बनते हैं, हाँ, दोनों पेरेंट के सेक्स और ऑटोसोम क्रोमोसोम मिला के, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कैसे काम करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट एक ऐसा टाइप का ट्रेट है जो कि प्योर भी हो सकता है और हेट्रोडोमिनेंट भी हो सकता है। इट मीन्स अगर होमो प्योर डोमिनेंट है तो वो क्या करेगा, कैपिटल ए से हम उसको डिनोट करेंगे, और इट मीन्स कि वो प्योरली डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, ठीक है। और वो ट्रेट कैसा भी हो सकता है, जैसे हाइट ले सकते हो, तो अगर वो डोमिनेंट है तो वो टॉल रहेगा, ठीक है। और अगर एक मिक्स वाला है, छोटा ए और बड़ा कैपिटल ए है, हेट्रोडोमिनेंट है, तो भी क्या होगा कि वो जो प्योर टॉल वाली कैरेक्टर्स हैं वैसे दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी कि छोटा ए है और बड़ा ए है, इट मीन्स कि दोनों के बीच में मिड ए आ जाएगा, ऐसा ना दोस्तों, ऐसी वाली हरकतें नहीं होती हैं, ठीक है। हेट्रोडोमिनेंट है तो प्योर डोमिनेंट की तरह ही इसकी हाइट रहेगी, ओके। सो रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, दोनों में छोटा ही रहेगा तो होमो रिसेसिव, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, देख कर बता दे भाई, फिनोटाइप वो है, ठीक है ना। जैसे अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारी स्किन का कलर ब्लैक ब्लू ग्रे ऐसा करके है, ठीक है, तो क्या है कि फिनोटाइप है, वो तुम इजीली देख के बता सकते हो, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, जिसके लिए तुमको टेस्ट और बैकक्रॉस जैसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन तो क्या ही है दोस्तों, हलवा है, पर ठीक है, बोलने में सुंदर लगता है ना कि हम लोग बहुत खतरनाक चीज़ों को डील कर रहे हैं ऐसा करके, ओके। टेस्ट क्रॉस वही रिसेसिव ट्रेट के साथ जो भी प्लांट है उसका क्रॉस करा दे, मतलब टेस्ट क्रॉस करा दे तो तेरे को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी हम करेंगे जो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यहाँ से बहुत ध्यान देना है तुमको। मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो रहता है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बना देते हैं स्टेटमेंट वाइज कि पॉड लेंथ के बारे में मेंडल चाचा ने कुछ बोला था। तो अगर पॉड लेंथ के 3-4 सेंटीमीटर से बदतमीजी करके कोई बताए तो तुम उसको भाई चप्पल ही चप्पल मार रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि पॉड लेंथ के बारे में हमारे भैया ने बोला नहीं है ना। सो मेंडल भैया ने क्या किया, हाइट, कलर, पोजीशन, शेप, पॉड कलर और शेप उसका ये बताया था, ठीक है। और मेंडल भाई साहब ने 56 से लेकर 63 तक 7 साल तक लगातार की थी, और उसको 2 साल में पब्लिश किया, फिर मतलब 2 साल बाद फिर से पब्लिश किया, तो 1865 तक का टाइम लग गया, ठीक है। और इन चचा के एक्सपेरिमेंट की सक्सेस का क्या राज है दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें खोलने वाला हूँ सबसे बड़ा रहस्य, जो कि था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का सक्सेस। क्या बात है ना। सो उसमें कुछ नहीं था दोस्तों, बस इनका एक ही रूल था कि मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम इन्होंने स्टडी किया, लाइक 7 कैरेक्टर्स, उसमें भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, इट मीन्स कि वो 14 ट्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है। सो इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। सो मेंडल भाई साहब ने पॉड लेंथ की ऐसी तैसी कर दी थी, उसको देखा ही नहीं था, और बाकी सब कुछ देखा था। 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स कॉन्ट्रास्टिंग थे, दोनों एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। बाकी क्या था, 56 से लेकर 63 तक किया, उसके बाद 2 साल इन्होंने को लग गया बस क्या कराने में, पल्पिश कराने में, इट मीन्स कि 1865 हो गया पूरा, ठीक है। अब इनके 2 एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, मतलब 2 टाइप की बातें मेन हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर अभी हम 2 को देखेंगे। क्यों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं हमेशा से, 9वीं 10वीं में भी तुमने पढ़ा ही है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी मैंने तुमको बता दिया उसके अंदर कैसे काम चीज़ें करती हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी एक ए आ गया कैपिटल वाला, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करा के एकदम टॉल वाली प्रॉपर्टी दिखाएगा। मिक्सिंग या ब्लेंडिंग जैसी वस्तु नहीं होती है यहाँ, ठीक है। लॉ ऑफ प्योरिटी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ करते हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मोनोहाइब्रिड से ही कराते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस एक अलग टाइप सी है चीज़ है, जिसको तुम्हें लगता है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने का मतलब एक ही टाइम पे तुमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं या फिर 2 से अधिक कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि जब इनको तुम करा रहे हो फिर भी तुमको क्या मिल रहा है, सेग्रीगेशन मिल रहा है क्रोमोसोम कि इंडिविजुअली ही जा रहे हैं, ठीक है। अभी 7 कैरेक्टर्स और 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं वो कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चे इसको पूरा रटने के लिए पूरा दिन लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसको तुम कैसे क्रैक कर सकते हो ईजिली बिना एफर्ट दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है मैंने ही बनाई है, राई जी पैट करके, RYIGPAT, ठीक है ना। सो इसमें मैंने किया क्या है कि ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसको मैंने याद करा दिया तुमको। सो RYIGPAT से क्या होता है, राउंड माने सीड है, ठीक है, और येलो सीड कलर है, इन्फ्लेटेड पॉड कलर, और ग्रीन कलर का है, पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, फ्लावर का पोजीशन जो है एक्सेल और टॉल है। सो राई जी पैट, R से राउंड हो गया, Y से येलो हो गया, I से इन्फ्लेटेड हो गए, RYI, G से आ गया मेरा ग्रीन कलर के हैं, और P से आ गया मेरा पर्पल कलर के फ्लावर हैं जो कि एक्सेल में प्रेजेंट है और टॉल है। ठीक है, ये सारे डोमिनेंट ट्रेट हो गए हर एक टाइप के किसके कैरेक्टर के, गॉट इट। और इसी का उल्टा हमारा सारे रिसेसिव आ जाएंगे, जैसे कि व्रिंकल्ड हो जाएगा सीड राउंड की वजह, और येलो से ग्रीन हो जाएगा। और ज़्यादातर पता है हम ये जो मटर खा रहे हैं आजकल, ये सारे रिसेसिव ट्रेट वाले मटर है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का है सीड। ओके, बाकी फिर हमारा फ्लावर का कलर वाइट है और कंस्ट्रक्टेड होता है, इन्फ्लेटेड नहीं, इन्फ्लेटेड माने फूला हुआ, येलो और टर्मिनल और ये डॉर्फ। ओके, ये सारी बातें हैं। सो मिड 19वीं सेंचुरी में जॉर्जी मेंडल नाम के हमारे चाचा थे, जिन्होंने 56 से लेकर 63 तक काम किया। 7 साल का एक्सपेरिमेंट था, 2 साल लिया इन्होंने पब्लिश कराने में, 1865 हो गया टोटल। ठीक है ना। पर एक मस्त सी बात है इन चाचा के बारे में, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो इसने क्या किया चाचा ने हमारे, सबसे पहली बार इन्होंने एनालिसिस किया और मैथमेटिकल लॉजिक लगा दिया भाई बायोलॉजी में, ये बात आ गई। तो अब भाई तुम्हारे जैसे 6-7 बायोलॉजिस्ट बैठे थे पिछले जन्म के, तो तुम भी रहे होगे डॉक्टर मोहन, डॉक्टर सोहन करके, ठीक है, और तुम्हारे पास मेंडल आता है कि अपनी किताब लेके कि सर ये मेरी किताबें हैं जिसके बारे में मैंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर 7 साल लगा के 56 से लेकर 63 तक काम किया है, और ये 2 साल में आपके पास आई है चल के 1865 में। ठीक है, तो मैंने इसमें पॉड का लेंथ छोड़ के सारी 7 कैरेक्टर्स स्टडी की हैं, और ये डोमिनेंट और ये सारी हैं, जिसमें मैंने एक मस्त सी बात की है कि ट्रू ब्रीडिंग ये लाइन्स मैंने बनाई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सक्सेस होने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, और इसमें एक मेरे को मस्ती चीज़ मिली है जिसको मैं फैक्टर बोलता हूँ, जो कि हर बार एक से दूसरे के अंदर जा रही है। तो इसके बारे में आप एक बार देखिए। पर तुम थे भैया आए, ये तो बायोलॉजी में भाई क्रोमोसोम था और ये सब कुछ था, अब ये मैथ कहाँ से ला रहा है, कैपिटल T छोटा t डब्बे में बना रहा है, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो वही वाली बातें हैं, भले तुमने लार्ज सैंपल यूज़ किया है, बट भाई अच्छी क्रेडिबिलिटी है तुम्हारी, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, पर ये क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा करके मंडल भाई साहब को सुना दिया कि देखो ऐसा है, बायोलॉजी इज बायोलॉजी, डोंट कॉम्प्लिकेट इट विथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, 9वीं 10वीं के चैप्टर, है ना। तो वही जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस में एंसेस्टेबल बोल के लात मार दिया मंडल भाई साहब को तुमने। हाँ, मतलब अच्छे से इज्जत दो दोस्तों, कि आपने बोल दिया उनको मंडल भाई साहब को कि आप बाद में आइएगा, अभी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। इसीलिए मंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थे ये डिस्कवर हुए थे इन फ्यूचर। ओके, बाद में 100 से 150, कोई मतलब ना है दोस्तों, है ना। बेचारा वो चला गया स्वर्ग, और फिर तुम कह रहे हो कि हम अब अच्छी बात है, मंडल भाई साहब ने अच्छी अच्छी बात बताई थी। तो वही है, अपोजिट टॉल और ड्रॉप के बारे में भी लिखा हुआ है। मंडल कनेक्ट करता है दुनिया भर के पॉलिनेशन और सेवरल ट्रू ब्रीडिंग, मतलब मटर की ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बना ली, माने कि प्योर टॉल और प्योर ऐसा करके, मतलब प्योर ट्रेड्स वाले। ओके, सो इन्होंने क्या किया, बेसिकली होता क्या था कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, कि मतलब प्योर होता है जाता रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाता है और एक्सप्रेस होता है सेवरल जनरेशन में, जिसमें होगा क्या दोस्तों कि 14 ट्रू ब्रीडिंग मटर की प्लांट की वैरायटी उन्होंने बना ली। ठीक है, 14 ही तो बनेंगे, 7 है तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, तो इंटू 2 14। ओके, सो एज अ पेयर ऑफ सिमिलरली एक्सेप्ट करेगा दिस। ओके, सो ये वाली बातें वही हैं कि 14 तुम्हारी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स चाचा ने बनाई, और सेल्फ रेप्लिकेशन बार बार कराने की वजह से वहाँ पे एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस वाली बातें आ जाती हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना दोस्तों, कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं कुछ अलग से स्लाइड लगा दूंगा कलरफुल सी, ताकि तुम और समझ पाओ। ओके, फिर यहाँ पे वही कचड़े वाली बातें हैं, कौन सा क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है जो मैं तुमको बता चुका हूँ, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ये भी हमने पढ़ रखा है, और ये भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा हुआ है कि हम इमास्कुलेशन करते हैं, मतलब उसका एंथर निकाल देते हैं, और ताकि हम क्रॉस पॉलिनेशन और डिजायर्ड कैरेक्टर पा पाए। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली बातें हैं। सो इमास्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग करके डस्ट करके रीबैग कर देते थे। ओके, क्या पॉलन डस्ट करते थे। सो यहाँ पे वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कचड़ा है लिखा हुआ है, ये वाली बातें तुम ध्यान से देखो बस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में है ये। ठीक है,
यहीं से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, लाइक पिछले 10 साल में ही 13 बार आया है ना। सो पेरेंट जनरेशन में क्या होता है, हमने सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइन उठाई, उन 14 में से 2 कैरेक्टर्स उठा लिए, वो भी प्योर वाले, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिला, हेट्रोडॉल मिल गया, ठीक है। सो F1 जनरेशन इज ऑलवेज हेट्रोडॉल, जिसकी मैंने सेल्फिंग करा दी, माने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सो जिसकी वजह से F2 जनरेशन में मेरे को क्या रेशियो मिलता है, प्योर टॉल का 1 प्योर टॉल मिलेगा, मिक्स वाले मेरे को 2 मिलते हैं और एक सबसे डॉर्फ मिलता है। सो 1:2:1 तुम्हारा क्या आएगा, जीनोटाइप आएगा इन दिस फॉर्म, ओके। फिनोटाइप देख के बता दो। सो देख के बताने वाला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस चपका दो, कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल टी, माने ये तीनों क्या होंगे, प्योर टॉल होंगे, नाइस। और ब्लेंडिंग तो होती नहीं है इसमें, अगर हेट्रो है तो ब्लेंडिंग का मतलब है कि मीडियम हाइट वाले प्लांट तुमको नहीं मिलेंगे, अगर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट है इट मीन्स कि वो प्योर टॉल होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप, अगर तुमको डाइहाइब्रिड का भी फिनोटाइप निकालना है तो कॉमन सेंस है, 3:1 है, 3:1। सो क्या कर दोगे, 3:1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3:1 से, तो तुमको डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप मिल जाएगा। और ऐसे ही तुम जीनोटाइप के लिए भी कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है। सो 3:3:9 आ गया, और 3:1 आ गया, 1:3 ये आ गया, और 1:1 ये डाइहाइब्रिड का, सिंपल। अब एनसीईआरटी फिर भी रीड कर लेते हैं। क्रॉस टॉल हम कराएंगे डॉर का, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन कहलाई जाती है, या फिर F1 जनरेशन बोलती है। और नन वर द ड्रॉफ, इसमें क्यों कोई भी ड्रॉफ नहीं है, क्योंकि हेटेरोडॉल बनेगा, कॉमन सेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लपेट देगा उसको, ठीक है। F1 जनरेशन रिसेंबल करेगी हमेशा अदर वन ऑफ द पेरेंट की तरह, है ना। अब जिसका बच्चा उसी की तरह तो रिसेंबल करेगा। मंडल देन सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे, मतलब सेल्फिंग करा देते थे F1 जनरेशन की, जिसकी वजह से ये सारे करेक्टर मिल सकते थे। और ये वही है 1/4, 3/4 और ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। डिड नॉट शो ब्लेंडिंग, उन्होंने ब्लेंडिंग शो नहीं की, मीडियम हाइट जैसा कुछ नहीं आया, और जो इसका फिनोटाइप है वो 3:1 आया, ओके। सो हमारे यहाँ पे मेंडल भाई साहब ने कुछ ना कुछ देखा, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा स्टेबल चीज़ है जो कि पास डाउन हो रहा है बिना चेंज हुए, फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ओके। इसी को हम इनहेरिटेंस का बेसिस बोलते हैं, जो कि होता है जीन, ओके। फैक्टर बोलते थे वो चाचा अपने ज़माने में, क्यों, क्योंकि इनको भाई मैथ यूज़ करनी थी ना, जीन क्या होता है, हम फैक्टर बोलूँगा मेंडल जी तो ऐसा थे, तो तुमने बोल दिया उसको, देखो भैया ये बायोलॉजी है, फैक्टर नहीं जीन बोलो, ऐसा करके मेंडल को तुमने समझा दिया, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थे, ठीक है, थ्रू द गैमेट ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, गॉट इट। अभी जीन क्या है, बेसिकली ये एक ऐसे टाइप की कोड है जो कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कैरी करते हैं, जिसको हम अलील बोलते हैं, ठीक है। सो ये है तुम्हारे जीन, और अलील पर्टिकुलरली ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक ट्रेट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। और ये वाली बातें हैं, अलील को तुम कैरेक्टर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑन द सेम, ठीक है, ये बातें हैं। कैपिटल टी जो है वो टॉल ट्रेट है, और छोटा वाला डॉर्फ है। होमो कैपिटल टी रहेगा, और हेट्रो मेरा मिक्स वाला रहेगा, और जो सबसे छोटा वाला है वो मेरा हो जाएगा डॉर्फ, ओके। फिनोटाइप देख के बता दो, बता चुका हूँ, रिसेसिव डोमिनेंट भी बता दिया तुमको शुरुआत में ही। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी हमने बता दिया है, 1:2:1 हो जाएगा, और 3:1 हो जाएगा, ठीक है। और टॉल एंड डॉर्फ प्रोड्यूस करेंगे गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ऑफ कोर्स मियोसिस ही तो होगा, रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल सेल साइकिल, सेल डिवीजन। और सेग्रीगेट करेंगे, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, जिसमें 50% चांसेस रहते हैं गैमेट का कंटेन करेंगे आइदर द अलील, ठीक है, मतलब कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल वाला भी आ सकता है, 50-50% चांसेस है। सो ये वाली बातें हैं दोस्तों, ठीक है। हाइब्रिड जो रहता है वो कैपिटल टी हेटेरोजाइगस है। अब इस सब को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। अब स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डब्बा तो कहीं बनाना ही पड़ेगा। तो उस डब्बे का जुगाड़ क्या, हमारे एक ब्रिटिश जेनेटिक नाम के जेनेटिक टेस्ट थे भाई, उनका था एक नाम रिगनाल्ड सी पुनेट, पुनेट से पुनेट स्क्वायर, पुनेट से पुनेट स्क्वायर, और ये ब्रिटिश के जेनेटिक थे, मतलब जेनेटिस्ट थे, ठीक है। और सिंपल सी बातें हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, मोनोहाइब्रिड वाला है। सो पुनेट का स्क्वायर यूज करके मोनोहाइब्रिड या फिर इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का हमने लपेट दिया है। अब हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे सेग्रीगेशन एंड ऑल क्या बातें हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ये फीमेल वीमेल पोलन वोलन हमने देख चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सो अभी हम एक और चीज़ें देखते हैं, फिनोटाइप का रेशियो, ये भी हमने देख लिया है, रिपीटेड बातें हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या होता है, प्रोजेनी को ही पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, इज अ बैक क्रॉस। क्वेश्चन आते नहीं है, सो डोंट वरी, ओके। टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में देखो। क्रॉस ऑफ जोनी प्रोजेनी है, ये क्रॉस कराएंगे प्रोजेनी पे। देखो जो भी बच्चा आ रहा है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करा देंगे, ठीक है। मैं बैक क्रॉस करा था, प्रोजेनी को क्रॉस करा दिया किसके साथ, पेरेंट के साथ, इट डजेंट मैटर वो रिसेसिव एट ऑल है। बट टेस्ट क्रॉस कराना है तो तुमको उसमें ओनली रिसेसिव पेरेंट ही चाहिए, अगर तुमने हेट्रो या होमो कर दिया तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। डोमिनेंट वाला ऑफ कोर्स तुमको चाहिए होमो रिसेसिव, ठीक है। पेरेंट ओनली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ क्या ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ क्या,
प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव, ऐसी ऐसी हरकतें रहती हैं और ऐसा ऐसा ही कुछ दिखता है, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये सिंपल सी बातें हैं भाई। तुमने एक जगह पे एक ये वाला जीनोटाइप का प्लांट रखा और एक ये जीनोटाइप का प्लांट रखा, जहाँ पे तुमने छोटा टी के साथ कराया तो तुमको ये मिल गया। अगर वो कैपिटल टी है तो ऑल टॉल रहेगा, अगर हेट्रो वाला है उसका जीनोटाइप तो तुमको मिक्स मिलेगा, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि हेट्रो है टॉल है। अगर प्योर टॉल वाला प्लांट होगा तो सब कुछ टॉल आएगा, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया दोस्तों, इसलिए टेस्ट क्रॉस प्योर टॉल आएगा, ठीक है। सो यही सारी बातें हैं यहाँ पे। सो वेदर द प्लांट टॉल है कि छोटा है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। मेंडल ने क्रॉस कराया था टॉल प्लांट को F2 जनरेशन का विद द डॉर्फ प्लांट, ओके। वही बातें हैं। अभी हम बात करेंगे, मेंडल ने प्रपोज किया था अपने खतरनाक से 2 रूल्स से अंडरस्टैंडिंग से इनहेरिटेंस के बारे में। तो इन्होंने कुछ रूल बनाए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इससे, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है मैं बता चुका हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम प्रूव या डिराइव कर सकते हैं। सो इन्होंने बस एक टाइप की अवेयरनेस क्रिएट की थी अबाउट व्हाट फैक्टर्स। फैक्टर क्या थे? एक डिस्क्रीट यूनिट थे जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे। इट मीन्स जीन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। फैक्टर पेयर्स में होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग है, जीन है, एलील है, क्यों परेशान होना। डिसिमिलर पेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। रिजेंबल पेयर डोमिनेंट है और अदर रिसेसिव रहेगा। डोमिनेंट वाले लपेट देकर रिसेसिव को पता ही है। फिनोटाइप जैसे 3:1 इसी वजह से मिलता है। अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। प्योरिटी और सेग्रीगेशन होता है इसमें। जैसे अगर तुमने मिक्स भी किया है 2 पेरेंट का, तो अगर सेग्रीगेट होगा तो सिंगल होगा, ठीक है। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ द कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो रिकवर होते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। जो फैक्टर या फिर अलील जिसको तुम प्यार से कह रहे हो, ये मेरा पेयर होगा, पेयर्स में सेग्रीगेट होगा और गैमेटोमिट जो है रिसीव करेगा ओनली 1 ऑफ द 2 फैक्टर्स, मतलब 2 में से कोई एक ही जाएगा, नॉट दोनों इकट्ठे, ठीक है। होमोजाइगस पेरेंट है, ऑल गैमेट है और ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इक्वल प्रोपोर्शन और सेग्रीगेट होकर जाएगा, ये वाली बातें हैं, ठीक है। पर अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? प्योर तरीके से नहीं है एक्सेप्शन, पर थोड़ी सी हरकतें नेचर में अलग अलग चलती रहती हैं, तुम्हें पता ही है। तो इसीलिए तुमने क्या बोला मेंडल भाई साहब को, देखो मेंडल ऐसा है, ये जो तुम कह रहे हो बहुत अच्छी बातें हैं, पर मैं जो पिछले जन्म का साइंटिस्ट हूँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमति नहीं रखता, क्योंकि मैंने सुना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की भी चीज़ होती है, जो कि एक कुत्ते का फ्लावर, मतलब है कि डॉग फ्लावर मिराबिलिस या फिर एंथ्रीनियम मांजुस में है, वो मैं देखा हूँ। क्यों? अगर तुम्हारा हिसाब लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों शो कर रहा है? तो मेंडल भाई अब बोलते हैं अरे सर जी, अब जो तुम्हारा मन है देख लो ना, मैं कैसे कह सकता हूँ नेचर के लॉ के अगेंस्ट, है ना। पर जो मोस्टली है, जनरली है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस सब में काम करता है और यहाँ पे भी काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर है, नीला पीला हरा गुलाबी नहीं आया है, ठीक है। सो स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर या फिर मिराबिलिस एंथ्रीनियम जो है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे डोमिनेंस दिखाता है। कैसे दिखा रहा है? ये हेट्रोमिक्स कलर दिखा रहा है और फिनोटाइप का अपना है, और फिनो और जीनोटाइप इसमें दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसमें गुलाबी फ्लावर 2 आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेम हो गए हैं। 3:1 की जगह फिनोटाइप 1:2:1 हो गया है। 1 मेरा रेड हो गया है, 2 मेरे पिंक हो गए हैं और 1 मेरा सफ़ेद ही रह गया है, ठीक है। बाय द वे कलर मैंने एक्चुअली रियल में बनाया है प्योर रेड और प्योर वाइट को करके, तो ये मेरा लाइटेस्ट पिंक करके आया है, ठीक है। नॉट प्योरली डोमिनेंट, ये वाली बातें हैं। और ये है सो फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, समटाइम्स F1 और फिनोटाइप रिसेंबल नहीं करते हैं पूरी तरीके से, बट अच्छा सा एग्जांपल है मेरा डॉग फ्लावर या फिर ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। कैपिटल आर छोटा आर, और इसमें ब्लेंडिंग हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन जब हम कराते हैं इसका, और आर वाली बातें जो हैं अच्छी अच्छी बातें हैं। और फिनोटाइप भी हमारा सेम आता है। 3:1 की जगह फिनोटाइप चेंज होकर क्या आता है, 1:2:1 आ जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स जीन और फिनो सेम हो जाएगा, 1:2:1 वाला, ओके। कोड होम्योसिस पे आ गया है। अभी मैं तुमको फिर से समराइज करा देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी है, ठीक है। हर एक जीन जो है इन्फॉर्मेशन कर रखता है ताकि वो पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस कर पाए, तुम्हें पता ही है। हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसके पास 2 कॉपी रहती है जीन का, जो कि होता है पेयर ऑफ अलील, ठीक है ना। दोनों अलील के अंदर अलग अलग चीज़ रहते हैं और कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता इन अ हेटेरोजाइगोट, ठीक है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू द सम ऑफ चेंजेस एंड इट हैज अंडरगॉन विच मॉडिफाई कर देगा इन्फॉर्मेशन को। वही है कि मिक्सिंग हो रही है पेरेंट के क्रोमोसोम की वजह से, तो अच्छी अच्छी वेरिएशंस भी आती हैं। अब होगा क्या, इस मॉडिफिकेशन से इन्फॉर्मेशन क्या है थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, तो प्रोड्यूस होगा क्या। अगर मान लो कुछ भी ऐसा है एंजाइम प्रोड्यूसिंग चीज़ है, तो अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है। पर अगर मिक्सिंग हो गई नॉर्मल एंजाइम है तो लेस एफिशिएंट एंजाइम हो सकता है, या फिर एक ऐसा एंजाइम बन सकता है जो कि है पर किसी काम का नहीं है। दूसरा कि एंजाइम ही नहीं बना ऐसा। सो चूज द बेस्ट ऑप्शन टाइप से है, ठीक है ना। अगर सेफ है तो ठीक है, प्योर है तो कैपिटल टी है, अगर छोटा टी है तो इंट्रॉन है तो म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है। तो तुमने अगर बायोटेक वाली यूनिट पढ़ी हो तो उसमें हम स्प्लाइसिंग जैसी बातें करते हैं। क्या
वो जो एमपीआर वाली बातें हैं वहाँ पे हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉन ऐसे पार्ट है जो कि एक्सप्रेस करते हैं खुद को, इंट्रॉन्स ऐसे पार्ट है जो कि नॉन एक्सप्रेसिंग है, जिसको काट के निकाल देते हैं हम रिकॉम्बिनेज वगैरह यूज़ करके और डीएनए लाइगेज वगैरह यूज़ करके, आरएनए लाइगेज यूज़ करके, है ना, हमने पढ़ाई है। सो म्यूटेशन अगर है तो इंट्रॉन्स में आएगी म्यूटेशन ऑलवेज। और सेफेस्ट मेरा है प्योर टॉल वाले, जिसमें एक्सॉन्स होते हैं, उसमें कोई भी म्यूटेशन जैसी हरकतें नहीं होती हैं, ठीक है। सो चूज द बेस्ट वाली बात है, ठीक है। इन द फर्स्ट केसेस क्या होगा कि मॉडिफाइड एलील जो है इक्विवेलेंट रहेगा एंड मॉडिफाइड एलील के, ठीक है ना, प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप ट्रेट, रिजल्ट करेगा यही सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। सो एलील जो है प्रोड्यूस कर सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई भी एंजाइम नहीं कर सकता है, और फिनोटाइप में भी इफेक्टेड हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अगर अनमोडिफाइड है कि सिंपली वैसे ही है कि एक्सॉन वाला टाइप है, तो क्या होगा, डोमिनेंट वाला है तो रिसेसिव को लपेट देगा और वैसे ही रहेगा, फंक्शनली रहेगा, ठीक है। सो रिसेसिव बस में तुम्हारा म्यूटेशन वाली हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट में थोड़ी सी बातें हो सकती हैं। अच्छा एंजाइम नहीं भी हो भी सकता है, या फिर बिना किसी काम का भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर तुम मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड वाले ले रहे हो, प्योर डोमिनेंट वाले, एक्सॉन वाले, एक्सप्रेशन वाले, तो तुमको इन सब बातों की टेंशन लेने का ही नहीं है, ठीक है। वही बातें हैं। अभी हम बात करते हैं कोडोमिनेंस को। कोडोमिनेंस क्या है, बोथ हेट्रो वाली बातें हैं यहाँ पे क्वेश्चन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी तुम कह सकते हो एक टाइप से। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बोथ हेट्रो टाइप के हैं, डोमिनेंस किसका किस पे है उसके बारे में। सबसे पहली बात है जो मैं बता रहा हूँ तुमको, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, 11th क्लास, ठीक है। जो जीन ए है वो मतलब इसका जीन आई होता है, ठीक है ना। जीन आई के भी 3 वेरिएंट है, एक तो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और एक छोटा आई है। सो कैपिटल ए और बी जो है ये दोनों बराबर हैं, और छोटा आई को ये लपेट देते हैं दोनों मिलके और अकेले भी, ठीक है ना। सो कंट्रोल बाय द जीन आई। और जीन आई जो का आई छोटा आई वाला रहता है, इसमें कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना। इट मीन्स की कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा। सो ये जो जीन आई रहता है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, शुगर पॉलीमर या फिर एंटीजन फॉर्मेशन। हमने देखा था जो एंटीजन फॉर्म होता है वो 2 सरफेस एंटीजन होता है ऑन आरबीसी, ठीक है ना। अगर कुछ और लिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। ऑल्सो ये एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल एलिज्म का, मोर देन 2 जीन है यहाँ पे, ठीक है। डोमिनेंस भी है, किस टाइप की डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस टाइप की है। और एग्जाम्पल मेरा आईपीओ ग्रुपिंग है, और मल्टीपल एलिज्म हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मल्टीपल एलिज्म मतलब टाइप है, मतलब शुगर बना रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की बारी आती है। कोडोमिनेंस ऑफ वन जनरेशन की बोथ रिजेंबल कर रही है पेरेंट पे। आरबीसी जो है मेरा वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन की अगर तुम देखो लो तो वो जीन आई जो है मेरा ये कंट्रोल कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आरबीसी में, जहाँ पे शुगर पॉलीमर्स प्रोट्यूड मतलब सरफेस पे बना रहा है, और वो दिखा रहा है जीन आई के पास 3 टाइप के अलील है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और एक छोटा आई, ठीक है ना। सो आई और ए जो है ये दोनों इक्वल है और स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द शुगर, वाइल अलील आई जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस करेगी एनी टाइप की शुगर, ठीक है ना। सो ए बी के पास अलग अलग शुगर बनाने की एबिलिटी है, पर जो छोटा आई है आई वाला जीन का वो नहीं बना पा रहा है। कॉमन सेंस, ह्यूमन डिप्लॉयड है, पोजेस करेगा तीनों टाइप के आई जीन, आई भी है, डोमिनेंट ओवर है इसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब ए और जो बी हैं ये लपेट सकते हैं छोटे आई को, इजिली कोई भरा देगा। पर अगर कैपिटल ए और कैपिटल ई ए बी को भिड़ाने की कोशिश करोगे एक दूसरे से, तो ये दोनों भिड़कते नहीं है, ये कहते हैं आओ भाई 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 अपन साथ में कोडोमिनेंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कैपिटल बी कैपिटल ए को तुमने मिक्स कराया तो तुमको मिल रहा है दोनों साथ में एग्जिस्ट करें, माने ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाता है। कोडोमिनेंस और 2 टाइप के सरफेस एंटीजन तुमको मिलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से तुमको 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 6 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप मिलता है। सो कोडोमिनेंस क्या है, हेट्रो 3 टाइप के जीन है जीन आई के, छोटा वाला आई जो है वो रिसेसिव है जो कि ए बी के द्वारा डोमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ए बी दोनों साथ में अगर आते हैं तो वो साथ में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल एलिज्म है, कोडोमिनेंस है, डोमिनेंस है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, मल्टीपल एलिज्म है, ठीक है। ये वाली बात है। सो मल्टीपल एलिज्म है, ये 3 टाइप की बातें हैं, एक करेक्टर है और मल्टीपल एलील इसको गवर्न कर रहे हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीपल एलिज्म क्या है, सेम करेक्टर को मोर देन 3 मतलब मोर देन 1 और 2 एलील कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल ओनली 2 प्रेजेंट है, मल्टीपल एलील फाउंड हो रहा है ओनली वन पॉपुलेशन, ठीक है। और इसी की तरह एक बातें हैं किसके बारे में, ये स्टार्च के ग्रेड के बारे में। जैसे ही मटर का जो है साइज जो रहता है वो डिपेंड करता है जीन बी के ऊपर, जिसमें स्टार्च का सीड का शेप रहता है, ठीक है ना। अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च का साइज बड़ा रहेगा और राउंड बिग रहेंगे, अगर छोटा छोटा है तो वो कम ही रहेगा, अगर मिक्स है तो राउंड रहेगा और मिड स्टार्च का मिड साइज रहेगा। ब्लेंडिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। वही बातें हैं कि ओकेशनली वन जीन जो रहता है मोर देन वन इफेक्ट दिखाता है स्टार्च के अंदर, मटर के अंदर तुम देखो। सो कैपिटल बी छोटा भी है, जहाँ पे तुमको कैपिटल बी वाले एकदम टॉप नॉच मिल रहे हैं, और छोटा अगर प्योर है तो घटिया से मिल रहा है, अगर मिक्स है तो मिक्स टाइप में मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। अभी हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही तुमको नाम से पता लगा, पॉलीजेनिक बहुत सारे हैं अपने वो, ठीक है ना। एक टाइप का ट्रेट है जो कि बहुत सारे जीन से गवर्न हो रहा है, ठीक है। सो ट्रेट जो कंट्रोल बाय द इन्वायरमेंट और मोर देन 3
ट्रेड्स जो है वो कंट्रोल होते हैं 3 जीन से, जैसे कि ए बी बी और सी सी। इसका मस्त एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन को ले सकते हो। ह्यूमन की स्किन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला इन्वायरमेंट ही ले लो। अगर तुम अफ्रीका साइड या फिर इक्वेटर पर रहो, तुम्हारी कंपेरेटिवली डार्कर स्किन टोन रहेगी, मेलानिन तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरा ह्यूमन हाइट वगैरह भी रहेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। ह्यूमन हाइट वाली बातें हैं कि अगर तुम एथलीट हो, अच्छे से भाग दौड़ रहे हो, तो तुम्हारी हाइट अच्छी रहेगी। वैसे अगर तुमने नहीं दिया इतना अच्छा अपने बॉडी को जान सिस्टम सेल को, तो अच्छे से नहीं करेगी, ठीक है। ये सारी बातें देख ली है। पर्टिकुलरली फिनोटाइप एग्जामिन करते हैं। मोर देन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंशियल है। सो प्लियोट्रोपी एक जीन मल्टीपल एलील को कंट्रोल कर रहा है। फिनाइल कीटोनूरिया जिस पे फिनाइल एनिलीन बनने की जगह टायरोसिन बनने लग गया है। सो वाली बातें हैं। यहाँ पे होगा क्या कि मेंटली रिटार्ड हो जाएगा अगर ये बातें नहीं होती हैं। स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन भी खराब हो जाता है, ठीक है। सो मेंडल ऑल्सो वर्क किया था क्रॉस पी में और डिफरेंट टाइप के ये सारी बातें उनको पता लगी। हरा कलर रिंकल शेप का आया, येलो कलर राउंड शेप का इस चीज़ का। अब येलो कलर वाला डोमिनेंट था ओवर द ग्रीन राउंड और रहेगा डोमिनेंट रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्ड मेरा रेसिस से भी छोटा रहेगा। कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट येलो है, कैपिटल आर मेरा राउंड है, छोटा आर वाला रिंकल्ड वाला है, ठीक है। और जीनोटाइप इसका ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं। यहाँ पे डायहाइब्रिड की बेसिकली फाउंडेशन रखी जा रही है। सो आर और ये 3:4 इसका ये फलन नेम का नाम वाली बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है कि मतलब मिक्स हो जा रही हैं बातें, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं डायहाइब्रिड का। ये प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। 2 टाइप के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब तुम मिला देते हो तो तुमको मिलता है डायहाइब्रिड क्रॉस। इसीलिए इसका फिनोटाइप तुम ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो 3:1 3:1, जो कि मैंने पहले बताया है। और जीनोटाइप के लिए भी तुम 1:2:1:2 और ये वाली बात है, ठीक है। सो तुम्हारा ये अल्टीमेटली बन जाएगा, ठीक है। और अगर तुमको कुछ भी ऐसा बनाना हो तो बहुत सिंपल रहती हैं। ये मेरा 2 की पावर n में बातें चलती हैं। एंड आई डोंट थिंक सो हमारे नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पर वो ऐसा पूछ सकता है कि कितने टाइप के तुम क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स निकाल सकते हो डायहाइब्रिड और इन सब में। सो कुछ ना दोस्तों, अगर तुम 2 कैरेक्टर्स ले रहे हो तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट मीन्स 4 हो जाएंगे। अगर तुमने 7 लिया है 2 की पावर अपना 7 कर दो तो तुम पर्टिकुलरली कुछ ऐसा पाओगे, है ना। ओके, सो ये F2 जनरेशन वाली बातें हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। सो जीनोटाइप यहीं पे वाला है, ठीक है। सो तुम याद कर लेना एक बार ये सब, ओके। सो फिनोटाइप में बता ही देता हूँ एक बार। देखो फिनोटाइप राउंड येलो जो है डोमिनेंट प्योर वाले वो 9 है। इसके बाद राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन 1 है, ठीक है। सो लॉ ऑफ मेरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। सबसे पहले तो डायहाइब्रिड क्रॉस है ये। फिनोटाइप राउंड येलो वाला है, रिंकल्ड ये सारी बातें लिखी हुई है 9:3:1 और 9:3:1। सो 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 राउंड 1 ग्रीन और ये वाली बातें लिखी हैं डायहाइब्रिड प्रोसेस है, ठीक है। मेंडल प्रपोज करता है सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर एंड कैरेक्टर्स ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैपिटल आर और छोटा आर, कैपिटल वाई छोटा वाई, ये वाली बातें हैं। ओवर द परसेंटेज, सो ये वाली चीज़ लिखी है। बेसिकली ये कचरा ही है पूरी तरीके से। मैं इसको जस्ट रीड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। और जो मेन बातें हैं डायहाइब्रिड की यही हैं और ये तुम रट लो, दैट्स इट, ओके। रटने का मतलब है ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, बाकी ये तो तुम निकाल ही लोगे। तो अभी हमारी मेंडल की कहानी आई है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों तुम गलत साबित हुआ, क्यों? क्योंकि मेंडल जो था ना उसने तुमसे 50 साल के आगे वाली बातें सोच रखी थी। कैसे सोची थी आओ दिखाता हूँ कैसे सोची थी। सबसे पहली बातें क्या था कि एक तो तुम ही बस थे मेंडल के पास जो कि वो प्रोजेक्ट दिखाता था। वो बातें हो गई कि कम्युनिकेशन जो था ना बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। अब तुम मेरे जैसे आदमी भाई मैथ बायोलॉजी कहाँ कहाँ जोड़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो भगा दिया हमने उसको। और जो जीन और फैक्टर वाली बातें थी ना वो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही थी उस टाइम कि फिर क्या मेंडल बता रहा है भाई जीन फैक्टर हैं। अगर जीन फैक्टर इतना ही है तुम्हारे हिसाब से कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब उस टाइम तो रिकॉम्बिनेशन नहीं आ रहा था। मेंडल भाई साहब बोलते थे उसको कि फैक्टर हमारा है कुछ जिसकी वजह से सब कुछ साथ साथ जा रहा है। तो तुम और मैं बोल दिए कि ऐसा है दोस्तों, अगर जीन फैक्टर सब कुछ साथ ही जा रहा है तो ये बताओ कि हम अलग अलग क्यों दिखते हैं थोड़े बहुत से भी। अगर सब कुछ सेम सेम है तो अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो मेंडल भाई साहब ऐसे अपना सर खुजाते सामने तुम्हारे बैठा, अरे सर ये तो मेरे बस की बात ना है। पर हाँ इतना मुझे पता है कि फैक्टर और जीन जो ऐसी बातें हैं जो कि जाती जाती हैं 100%। ये मेरा मटर का पौधा जो मैंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बताई है ये बहुत ज़्यादा इस बात को प्रूव करता है। तो आपको ये देखना चाहिए फिर से। पर तुमने बोला भप मेंडल भाई साहब क्या बता रहा है तू मेरे को, चल अभी मैं बाद में देखूंगा 50 साल बाद, ठीक है। तो वाली बातें तुमने उसको बोल के भगा दिया, ठीक है। अब 1900 आया भाई, 50 साल बीत गए, ठीक है। उसकी मैथ वैथ तुमने बोल दी भैया देखो ऐसा है हम बाद में देखेंगे इसको। डिवेरिस कॉरेन और टसिमर को तुम्हारे चाचा के बेटे बोले कि ठीक है देखो ऐसा है कि चाचा और फूफा के लड़के से मेरी बनती नहीं है तो मैं अकेले अकेले काम करूंगा, ठीक है। सो तीनों जो तुम्हारे चाचा के बेटे थे ह्यूगो डिवेरिस, कॉरेन और टसिमर, इन तीनों ने अलग अलग काम किया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि इन तीनों ने साथ में या फिर कलेक्टिवली करके ऐसा कुछ,
स्टेटमेंट लिखता है तो तुम बोल देना ऐसा बिल्कुल नहीं था, इन्होंने अकेले अकेले काम किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी तीनों में आपस में बनती नहीं थी। गॉट इट? तो मेंडल का इन्होंने प्रोजेक्ट उठाया, तुमने उसको दे दिया इन तीनों को। तो जैसे बात क्या थी, तुम इतना भरोसा क्यों कर लिया इन चाचा और फूफा के बेटों में? तुम इसलिए कर पाए इतना भरोसा क्योंकि तुमने उनको दिया था क्या, 1900 में माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या पता लग गया, सेल डिवीजन की बातें, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, कैसे वो अपीयर हो रहा है, कैसे क्रोमोसोम है। ठीक है, तो वो हमने देखा ही था, न्यूक्लियन का एक पस का सेल उठा के वो लपेटता था, न्यूक्लियन बोलता था, फिर उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया, एसिडिक मीडियम था तो। ठीक है, तो अब होता क्या था, उस क्रोमोसोम में तुम ऐसे रंग बिरंगी डाई डालते थे, वो मस्त चमकता था क्रोमोसोम में, है ना, पर्पल ग्रीन ब्लू ऐसा करके लाइट वाइट मार के। तो वो वाली बातें भी तुमने देख ली। अब हुआ क्या दोस्तों, 2 साल बाद तुम इन तीनों को बुलाते हो। ठीक है, 1902 हो गया, 1900 से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने 1902 में दो और लड़कों को बुलाया। ठीक है, इन दो, ये जो तीनों तुम्हारे चाचा फूफा के बेटे थे, इनका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, सो तुमने बुलाया अपने फूफा जो भी ताऊ के लड़के हैं ये, सट्टन बुवेरी, इसको तुमने उठाया और बोला देखो भैया ऐसा है, हम बात करेंगे किसकी, बिहेवियर या फिर क्रोमोसोम, बिहेवियर क्रोमोसोम का कैसा है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम सेम है, पैरेलल है। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं नहीं, अब मैं क्या बोल दूँ इन चट्टन बोवेरी वालों को। भाई मतलब इतनी बेसिक सी बातें बताने का इन्होंने अपना नाम छपा लिया एनसीईआरटी में, देख रहे हो दोस्तों। बेचारा मेंडल, उसको कुछ ना मिला। यहाँ पे आए तीन तुम्हारे फूफा के लड़के, चाचा के लड़के। ठीक है, अकेले अकेले बन नहीं रही है। सट्टन बुवेरी आते हैं 1902 में, कहते हैं भैया जीन क्रोमोसोम सेम है। मेंडल अपना सर पटकते पटकते 7 साल की मेहनत फोड़ते चला गया यहाँ से। कितना दुख का बात है भाई, बेचारे को कुछ ना मिला। और इन चचा लोगों ने क्या किया, वही मेंडल की बातें डुप्लीकेट मार दी, बस अंग्रेजी चेंज करके, कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है वो जीन की तरह है। ठीक है, इट मीन्स क्या कि वो पैरेलल हैं, दैट्स इट। ओके, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। और ये वाली बातें हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जीन का पेयर है, दोनों में साथ साथ हैं, डिपेंड करता है कि वो अगर साथ साथ लिंकेज है तो दिखा रहे हैं, उसके बारे में बताता है। सो 1902 में सटन बुवेरी, क्रोमोसोम एक हेरिडिटरी का व्हीकल है, उन्होंने ये बता दिया है। ठीक है ना, क्रोमोसोम बेसिकली उसमें क्या कह दिया कि क्रोमोसोम के अंदर पड़ा है जीन, जीन जा रहा है इधर से उधर, जिसकी वजह से वो हेरिडिटरी का पार्ट बना रहा है। गॉट इट? सो यहाँ पे ये बातें हैं गुलाबी वाली, देखो सबसे पहली बात, ये सारी बातें अकरिंग पेयर होंगी, सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ओनली। ठीक है, और ये म्यूटेशन भी दिखा सकते हैं। हमने बायोटेक में पढ़ी है स्प्लाइसिंग और इंट्रॉन्स वाली बातें, तो वही यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है सेल डिवीजन का ज्ञान यूज़ करते हुए। ठीक है, सो गैमेट का फॉर्मेशन जब भी होता है दोस्तों, तो क्या होता है, ये जो 46 वाली बातें थी वो हाफ हाफ होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम प्लस ऑटोसोमल क्रोमोसोम वाली बातें। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट मारेंगे। ठीक है, अब उसमें होगा क्या दोस्तों, इन क्रोमोसोम के अंदर वही जीन जो कि है वो भी सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, अब इनका भी बिहेवियर सिमिलरली है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेगा तो जीन भी सेपरेट हो जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, उसकी दिक्कत ही नहीं है। और एक कचरा क्या है भाई? ठीक है, वही फिर से यहाँ पे तुमको सेल डिवीजन का ज्ञान बता रहा है कि एनाफेज के मियोसिस वन में इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज की प्लेट पे इंडिपेंडेंट होते हैं और अकेले अकेले अलाइंड होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता दी है जो कि तुम्हारे काम की है नहीं, क्योंकि ये तुमने सेल डिवीजन में पढ़ रखा है। गॉट इट? अभी सट्टन बोवेरी क्या किए थे, अब सट्टन बोवेरी ने क्या किया कि मेंडल भाई साहब का लपेट दिया प्रिंसिपल, माने जो उन्होंने बताया था ना जीन के बारे में, वो तुमने अभी देख लिया कि जीन पैलर है क्रोमोसोम के बिहेवियर की तरह, ये लपेट दिया इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से तो उन्होंने बोला कि देखो जो जो पेयरिंग है और सेपरेशन है ना, ये जैसा कि मेंडल बताए थे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वैसा ही हो रहा है, पर इसमें हो क्या रहा है कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेशन हो रहा है वो पेयर में हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो फैक्टर्स हैं, माने वो जो जीन है वो भी अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे सट्टन भाई साहब ने क्या किया, अपने इस खुरापात चुराए हुए ज्ञान का इस्तेमाल किया, और उन्होंने बोला कि क्रोमोसोमल का जो सेग्रीगेशन है और जो मेंडल का प्रिंसिपल है, ये दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। गॉट इट? सो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताती है, सट्टन भुवेरी उठाए पेयरिंग और सेग्रीगेशन के बारे में ज्ञान दे दिए और बोल दिया कि यही है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये कथा हो गई हमारी। अब दूसरी कथा होती है हमारी हंट मॉर्गन साहब की। ठीक है ना, अब इनको पसंद थी बहुत ज़्यादा क्या, एक मक्खी जो कि फल वाली थी, इट मीन्स की फ्रूट फ्लाई उसका नाम था। ठीक है, तो देखो टी.एच. हंट मॉर्गन इनका नाम था और इनका ये एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मक्खियों पे से लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। डोर्सोफिला मिलेनकस्टर जो भी नाम था इसका। ठीक है, ये इसको उठाते हैं और प्रूफ कर देते हैं क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी उन्होंने सट्टन बोवेरी ने ज्ञान दे दिया मेंडेलियन का प्रिंसिपल उठा के और अपना सेग्रीगेशन और पेयरिंग के बारे में बता के। ठीक है, अब उन्होंने बस बोला था, अब एक्सपेरिमेंट का प्रूफ भी तो चाहिए दोस्तों। अब वहाँ पे तुमने ये भी बोल दिया था मेंडल भाई साहब को कि देखो ऐसा भैया मेरे पास ऐसा कोई, जो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है
कि ये फिजिकली दिखता है, तुम्हारा फैक्टर तो दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो अब ये बात को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी आए कौन, हंट भाई साहब बोलते हैं हम करेंगे हंट तुम्हारे डाउट का, ठीक है। सो तुम्हारा डाउट जो था उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने मक्खी का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि इस मक्खी में भाई अलग ही बातें हैं कि ये हर साल मतलब कि ऑल ईयर ब्रीड कर सकती है, और एक तो इनका छोटा वो लाइफ स्पैन रहता है, 14 दिन में खत्म हो जाती है, तो तुम इजिली हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन तुम लपेट सकते हो स्टडी करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि ये जब एक बार रिप्रोड्यूस करती है ना, तो तुम्हारी ये जो 100 ऑफ बच्चे दे देती हैं, किस लिए? ताकि तुम उसके बारे में स्टडी कर पाओ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मस्त बातें जो हैं ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती हैं, इसी की वजह से तुमने इसको चूज़ किया है, ठीक है, मेनली। और दूसरा हेरिडिटरी वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे पीली बॉडी है तो सफ़ेद आँखें हैं, भूरी अगर बॉडी है तो लाल आँखें हैं, ठीक है। ये काम किया था फ्रूट फ्लाई पे, गॉट इट। सो देखो, हंट भाई साहब ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे दिया इस मक्खी का यूज़ करके, ड्रोसोफिला का फ्रूट फ्लाई भी इसको कहते हैं, और इसको तुम ने बहुत सारे रीजन की वजह से सेलेक्ट किया, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ब्रीडिंग, और हंड्रेड्स में रिप्रोडक्शन, बहुत सारी वेरिएशन, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, बहुत सही, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? वही पता लगा लेना कि फीमेल है मेल है। ग्रो ऑन द सिंथेटिक मीडियम, हाँ ये वाली बातें हमने बता दी हैं। प्रोड्यूस करेंगे लार्ज फ्लाई, क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम सक्सेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इजली डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। मेनी टाइप्स के हेरिडिटरी वेरिएशन है जो कि तुम इजीली देख सकते हो छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से भी, ठीक है। अभी बातें आती हैं दोस्तों, देखो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब हमारे हंट भाई साहब बोलते थे कि देखो, अब मैं ये चीज़ें जो थी, ये सामान था तुम्हारा जो कि तुमने इकट्ठा कर लिया, अब इनका प्रूफ देने के लिए उन्होंने उठाया क्या? बहुत सही सही सोच रहे हो तुम, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में इन्होंने बताया। ये जो बहुत सारी है वेरिएशंस थी, इसको इन्होंने स्टडी किया। अब इनको स्टडी में पता लगा कि कुछ ऐसे टाइप के जीन हैं या फिर ऐसे टाइप के एलील हैं जो कि साथ ही साथ जा रहे हैं हमेशा, है ना, चाहे कितना भी हो जाए भाई। मतलब उसका जो रेशियो 1.3% है ओनली अलग अलग होने का, ठीक है। और साथ रहने का पूरा 99 पॉइंट वो है 8, ठीक है, 99.7, ओके। इतना है दोस्त टीम की। सो लिंकेज बहुत ज़्यादा है परसेंटेज में, और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। और कुछ बातें ऐसी रहती हैं, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास दो अलील है जिसका लिंकेज क्या है, बहुत कम है, इट मीन्स वो रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा इसका। सो तुम बोल सकते हो लिंकेज एक दोस्ती है जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं साथ में, और रिकॉम्बिनेशन लड़ाकू दुश्मन है जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो लिंकेज में क्या है, फिजिकली एसोसिएट रहता है दो से ज़्यादा जीन क्रोमोसोम में, और लिंकेज अगर ज़्यादा है तो जीन काफ़ी ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स मान लो तुम्हारा क्रोमोसोम है तो ये यहाँ और ये यहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये दोस्ती बहुत ज़्यादा है इनके साथ साथ में। पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसलिए हम इसको बोलते हैं, गॉट इट। और रिकॉम्बिनेशन में क्या है, लूज लिंक है दोस्तों। देखो ऐसा क्रोमोसोम है, एक यहाँ प्रेजेंट है तो एक यहाँ प्रेजेंट है ना, एकदम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजीली असॉर्ट हो जाते हैं, सिंपल सी बातें हैं। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिंकेज काफ़ी कम है, ठीक है। वाइस वर्सा वाली बातें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिक्स का यूज़ करते करते तुम यहाँ भी लगा सकते हो थोड़ी सी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, नॉट एसोस, ये लिंकेज वाले एसोर्ट नहीं करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बातें आ गई हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम जब तक पढ़ रहे थे मेंडल के प्रिंसिपल, वो चाचा बोलते थे कि फैक्टर कुछ ऐसा है दोस्तों जो साथ साथ जाता है हमेशा। अब तुमने उससे बोल दिया था कि देखो मेंडल ऐसा है कि अगर साथ साथ जा रहा है तो फिर मेरे को अपने माता पिता से मैं अलग क्यों दिख रहा हूँ, तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है बताओ। तो वही हंट भाई साहब ने यहाँ पे बता दिया क्या, कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको तुम बोलते हो अलील ऐसे जो कि लिंकेज शो करते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोजली प्रेजेंट है तो ये अलग ही नहीं होते, अलग नहीं होते, इट मीन्स कि ये चीज़ें सेम सेम जाएंगी, ठीक है। तो जो फैक्टर वाली बातें थी, इसको उन्होंने और अंदर जाके हंट भाई साहब ने बताया कि मंडल भाई साहब इसकी बातें कर रहे थे क्या, कि ऐसे वाली चीज़ें बातें कर रहे थे जो कि लिंकेज साथ साथ जा रही थी, ठीक है। अब जो तुमने बोला कॉन्ट्राडिक्शन जो तुम दे दिए उसको मंडल को, उसके बारे में भी हंट भाई साहब ने बता दिया कि जो आप कह रहे हो चाचा, ये हमारा रिकॉम्बिनेशन के बारे में है, कि कुछ ऐसे जीन हैं जो कि क्रोमोसोम में दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ नहीं रहते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं नए गैमीट के साथ जब भी फ्यूजन होता है, या फिर ड्यूरिंग क्रोमोसोमल का वो अरे क्या कहते हैं उसको, सेल डिवीजन, ठीक है। सो ये बातें समझ आ गई, तो तुम ये भी कह सकते हो दोस्तों क्या, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जीन का लिंकेज, है ना। क्या ये सही बात है? बहुत सही बात है ना। देखो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था कि कोई भी दो पेयर ऑफ ट्रेड जो थे कंबाइंड रहते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं एक एक पेयर हमेशा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट रहते हैं। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक सीधी रोड है जो कि दो अलग अलग टाइप में जा रही है और दोनों को कोई किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये भी तुम सोच सकते हो कि एक कपल है जो कि अलग अलग हो चुका है और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
पर एक ऐसा कपल है जो कि जीन लिंकेज दिखा रहा है, तो वो भाई एक ही रास्ता है, मतलब एक ही रास्ता है, वो अलग होता ही नहीं है ना। सो यहाँ पे तुम एक डेफिनेशन ऐसे कह सकते हो कि ऐसे दो जीन जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं क्रोमोसोम में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज दिखाते हैं, ठीक है ना। ताले चाबी जैसा रिलेशन है, बिना एक दूसरे के बिना काम ही ना करते हैं, ठीक है। सो ये वाली बातें हो चुकी हैं, हमने देख लिया है। और ये जो अलग हो रही है इसको तुम रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, है ना। सो अलग अलग हो जा रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन हो रही है। सो ड्रोसोफिला पे हमने देख लिया, स्टडी की जीन किया, और सेक्स लिंक के बारे में जीन किया, मतलब स्टडी किया। हंट भाई साहब ने क्या किया, अगर तुमको बोल दे कि ऑटोसोम पे स्टडी किया तो थप्पड़ मार देना है उसको, स्टेटमेंट को कह देना कि भैया देखो हंट भाई साहब ने कैसा जीन यूज़ किया था, सेक्स लिंक्ड वाला जीन यूज़ किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकता है। और क्रॉस करेगा वेयर द सिमिलर डायहाइब्रिड प्रोसेस कैरी करेंगे मटर के साथ। देखो तो इन्होंने कहना क्या था कि मैंने मटर के जैसे मेंडल भाई साहब ने कराया था वैसे ही मैंने भी करा, तो मुझे दो टाइप के रिजल्ट मिले क्योंकि मैंने यूज़ किया है सेल डिवीजन और माइक्रोस्कोप का ज्ञान, ठीक है। तो अब मॉर्गन भाई साहब ने क्या किया, पीले कलर के कीड़े और सफ़ेद कलर की आंखों वाले फीमेल्स को देखा, और दूसरे टाइप की वैरायटी उन्होंने देखा कि भूरे कलर की बॉडी और लाल कलर की आंखें मेल की, ठीक है। जब इनको मैं क्रॉस करा रहा हूँ तो मेरे को F1 जनरेशन जो मिल रही है ना, ये दो जीन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रही हैं, माने ताले चाबी जैसा कनेक्शन है, ठीक है, लिंकेज है दुनिया भर की। तो F2 जनरेशन का जो मेरा रेशियो था ना, वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर गया। डेविएट करने का मतलब है F2 जनरेशन का जो मटर के अंदर था वो बातें यहाँ पे एनिमल में सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं चल रही हैं, है ना। तो ये एक्सेप्शन क्लियरली आ चुका है, ठीक है। सो 9:3 वाला वैलिड नहीं है, किसमें, लिंकेज में, बहुत से। तो अब क्या किया, मॉर्गन भाई साहब ने वही एक्स क्रोमोसोम को पकड़ा और देखा भाई दोनों जीन को कि डायहाइब्रिड क्रॉस में कैसे कैसे बातें हो रही हैं उसी क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है माने लिंकेज, वो भाई बहुत ज़्यादा है नॉन पेरेंटल टाइप से, ठीक है। इसीलिए तो हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स से, ओके। मात्र 1.3% बस चेंजेस हैं। ये देखो यहाँ पे भी ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, माने लिंकेज बहुत ज़्यादा है, एकदम चिपका हुआ है, ताले चाबी जैसा कनेक्शन है दोस्तों, ठीक है। सो इसी को फिजिकली एसोसिएशन देखते हुए हंट भाई साहब ने बोले कि लिंकेज है दोस्तों, है ना। फेविकोल से मजबूत जोड़ है, फेविक्विक से भी ज़्यादा। तो ये वाली बातें हो गई हैं। रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेशन जो मिक्सिंग और वेरिएशन लाते थे उनको उन्होंने इसको जस्ट इसी का उल्टा बोल दिया कि नॉन पेरेंटल है, इन पे क्या है कि ब्रेकअप हो रहा है, सीधा सीधा जाके अलग अलग हो रहे हैं, तो सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन होने की वजह से मिक्सिंग हो रही है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। सो सेम क्रोमोसोम सेम जीन वेरी टाइट लिंकेड है, तो बहुत ज़्यादा कम दिखाएगा, वही बेसिकली इस रेशियो के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। अगर मेरा जीन वाइट और पीले वाले का है तो काफ़ी ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, जो कि 1.3% ओनली रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। वेराज अगर मैं सफ़ेद और छोटे कीड़ों की बात करता हूँ, मिनिएचर छोटे पंखों की बात करता हूँ, तो 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाती है। तो इसी का एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड, ये फलाना ढिगाना नाम इसका, ठीक है ना, अल्फ्रेड। और एक सेकेंड, स्टोर टेवेंट, होप सो मैंने सही प्रोनाउंस किया है, ठीक है। अल्फ्रेड और ये फलाना ढिमकाना यूज़ किया इन्होंने क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छी सी बात है, हमने देखा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन उठाया रिकॉम्बिनेशन को, उसका स्टूडेंट, और इसको उठा के इन्होंने ये कह दिया कि ये जो डिफरेंस बिटवीन है इन दोनों के अलील का, ये जो प्रेजेंट है जीन के ऊपर, इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूँ ना तो मैं एक अपना नाम बना सकता हूँ एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड भाई साहब उठाए वो क्रोमोसोम जो कि इसके पापा मतलब इसके टीचर ने स्टडी किया था, और उसको ज़ूम मारा, और उसके बीच में जो इसके पापा ने नॉलेज दी थी इसको, माने इसका टीचर हंट भाई, तो इसने उन दोनों के बीच का क्या निकाल दिया, बहुत से डिस्टेंस निकाल दिया, और इसी को उसने नाम दे दिया एक जेनेटिक मैप है। रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे समझ में, कोई कितना रिकॉम्बिनेट कितना करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ठीक है। अगर दूर दूर रहेगा तो ज़्यादा करेगा, अगर पास पास है तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर कुछ ना भाई, अल्फ्रेड ने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसी को लपेट के बोल दिया कि ऐसा है कि इसमें मैं डिस्टेंस जोड़ देता हूँ रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के बीच में, तो ये फलान ढिमकान हो जाएगा। देखो लिंकेज वाली बातें हैं, इसको इसने ये कह दिया कि अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, डिस्टेंस से ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लपेट सकते हो डिस्टेंस को, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस। तो मैं लिख ही देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना आए, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फ्रेड वाली बातें हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और ये मेरा अल्फ्रेड की बातें हैं, ठीक है। सो हमने ये वाली बातें देख ली जेनेटिक मैप के बारे में, और एक्सटेंसिवली यूज़ किया स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम किया,
इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, जो कि मैं आगे तुमको बताऊँगा, ठीक है। वही सफ़ेद, काली, भूरी टाइप की बॉडी के बारे में है, और पैरेंटल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिखाया गया 98.7% है, रिकॉम्बिनेंट ओनली 1.3% है। सेम है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का क्या परसेंटेज है, जिसकी वजह से कैसे कैसे हो जा रहे हैं इन फ्यूचर वेरिएशन के फॉर्म में इंट्रोजेनी, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी मैंने तुमको ऊपर ही बता दिया था स्टार्ट होते ही कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस है जहाँ पे एक चीज़ें जो हैं वो गवर्न होंगी 3 और मोर जीन से, जैसे ए, बी बी और सी सी। ये टाइप का जो है ये तुमको गवर्न कर रहा है कैसी कैसी टाइप की चीज़ें। सबसे पहले स्किन के बारे में ये बता रहा है, और कैसा क्या दिख रहा है, वो सब लाइटी होगी स्किन, होगी डार्क होगी स्किन, इसके बारे में ये बता रहा है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये हो गया हमारा, सिंपल सी बातें हैं। देखो मैंने ट्रेड जो था स्प्रेड भाई ग्रेडियंट वगैरह है, रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट है, वही यहाँ पे तुम कह सकते हो स्किन और हाइट वाली बातें चल रही हैं, ठीक है। रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट कंट्रोल बाय द 3 और मोर जीन्स इसी को हम बोलेंगे पॉलीजेनिक ट्रेड्स। बता चुका हूँ, बस रीडिंग करा रहा हूँ। अकाउंट इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट, ह्यूमन का स्किन का कलर, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करेगा, और हर एक अलील के बारे में है ये, ठीक है। हर एक अलील कंट्रीब्यूट करेगा, इफेक्ट आएगा तो एडिटिव होगा, ठीक है। और हम ये एज्यूम करते हैं कि एबीसी जो है ये कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, जो कि डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डार्कर स्किन कलर, और जो रिसेसिव है वो है फॉर द लाइट स्किन, ठीक है। ब्लैक वाला मेरा डोमिनेंट है और लाइट वाला मेरा रिसेसिव है, ठीक है, कलर। दिस जीनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट जीन कैपिटल ए वाले और कैपिटल बी वाले और कैपिटल सी वाले दिखाएंगे तुमको डार्क स्किन कलर, और रिसेसिव वाला तुमको दिखाएगा लाइट स्किन कलर, ठीक है। बाकी ये सारे 3 डोमिनेंट हैं, 3 रिसेसिव हैं, और इसीलिए हमारे पास कैसा आता है, वो बोलते हैं ना कि इंडियन सारा था ब्राउन, ब्राउन कलर। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये जो 3 डोमिनेंट अलील हैं और 3 रेसेसिव अलील हैं, इनके पास एक इंटरमीडिएट स्किन कलर भी है, जो कि हमारे इंडियंस के पास होता है ब्राउन टाइप सा, ब्राउन येलोइश गोल्डन टाइप का, है ना। अरे गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, गेहुआ रंग है उसका, ठीक है। गेहूं मीन स्वीट, ओके। पीलियोट्रॉपी क्या है? पीलियोट्रॉपी कुछ नहीं दोस्तों, सिंगल जीन है जो कि एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, ठीक है। एक ऐसा जीन जो कि तुमको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा रहा है बाहरी रूप से, है ना, जैसे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। सिंगल जीन जो है फिनोटाइप एक्सप्रेशन पीलियोट्रॉपी वाले जीन। अंडरलाइन मैकेनिज्म, पीलियोट्रॉपी जो है मोस्ट केसेस में इफेक्ट करेगा ये फलान ढिमकाना और मेटाबॉलिक पाथवे को भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं फिनाइल कीटोनूरिया एक टाइप की पीकेयू एक डिसीज है, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है, फिनाइल एनीमिन की जगह टायरोसिन वाली बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन आ जाता है जिसकी वजह से जेनेटिक कोड में एंजाइम फिनाइल एनीमिन हाइड्रोलेज जो है ये ना बन के टायरोसिन वगैरह वाली बातें हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटली रिटार्डेशन और रिडक्शन ऑफ हेयर स्किन पिगमेंट आएगा। और ये वाली बातें मैं तुमको वापस से बता रहा हूँ, और ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी अगर तुमको याद होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर और ह्यूमन हेड के बारे में। पीलियोट्रॉपी हमने देखी फिनाइल एलिनिन, और मेंटल रिटार्डेशन स्किन का कलर। और बाकी ये मर्डर के बारे में हमने देख ही लिया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया है, ये भी हो गया है। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बातें करते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा हैन मुर्गी राजा लेके आए थे, हैन किंग, ठीक है। इन्होंने एक्स बॉडी के बारे में किया था बहुत ज़्यादा बातें, और 1891 में ये ले आए थे, ठीक है। अभी इसको याद करने की एक और मत ठीक है। एक्स ओ, ओ से तुम याद कर सकते हो हॉपर, ठीक है, और मेजर इंसेक्ट। ग्रास हॉपर का याद आ जाएगा कैपिटल ओ से ओ, ठीक है। जेडो वाली बातें जो हैं है नहीं कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, तो याद करने की बातें नहीं है। एक्स वाई तुमको पता है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला, और जेड डब्ल्यू हमारा बर्ड और बटरफ्लाई के बीच में है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। बाय द वे इनके लिए बर्ड और बटरफ्लाई के लिए फीमेल जो रहती है वो डिटरमाइन करती है कि मेल होगा या फीमेल होगा, वेर एज ह्यूमन्स की अगर मैं बात करता हूँ और इसकी बातें करता हूँ एक्स वाई में, तो वो मेल डिटरमाइन करेगा कि बॉय हुआ या गर्ल होगी, बेबी, ओके। सो सेक्स डिटर्मिनेशन मुर्गी राजा हेनकिंग भाई साहब ने एक्स बॉडी को 1891 में किया, ठीक है। साइटोलॉजिकली ऑब्जर्व किया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मुर्गी राजा ने 1891 पे, और स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा उसने फलान ढिमकाना, और 50% ये स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, और देखा ये सब, हेनकिंग ने इसको नाम दे दिया एक्स बॉडी, ठीक है। एक्स बॉडी क्या है? एक्स बॉडी कुछ नहीं दोस्तों, हेनकिंग भाई साहब ने एक न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराई कुछ इंसेक्ट के बीच, और उसने देखा कि 50% ऑफ स्पर्म आए हैं उस स्ट्रक्चर में, बस 50% नहीं आए हैं, उसी को बोल दिया एक्स बॉडी, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम हमको पता है, एक्सो टाइप का डिटर्मिनेशन, एक्स ये फलान ढिमकाना जो है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अभी जो मेन की बातें ये देखो, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? सेक्स को हम बोलते हैं ना, व्हाट इज योर सेक्स, तो उसका मतलब है कि तुम बॉय हो या
मतलब मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। सो ये वाली बातें हो जाती हैं। सो एक्स वाला ये वाली बातें हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज ऑटोसोम, वही सेक्स क्रोमोसोम प्लस बाकी ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। ग्रासहोपर एक मस्त एग्जांपल है जो कि एक्सो टाइप का डिटर्मिनेशन दिखाता है, और वहाँ पे होगा क्या कि विच मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम, और फीमेल के पास पेयर में होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ग्रासहोपर में मेल वाला क्या करेगा, सिंगल एक्स रखेगा, वेयर एज फीमेल वाली 2 पेयर रखेंगे एक्स, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। बेसिकली मेल में क्या है, यहाँ पे वाई नहीं प्रेजेंट है ग्रॉसहॉपर के अंदर, बाकी सब सेम सेम है अपने जैसा ही। सो बाकी फिर आता है एक्स टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों रहते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। मेल के पास एक्स सिंगल रहता है और बाकी काउंटर पार्ट करने के लिए उसका वाई रहता है, जो कि डिटरमाइन करेगा क्या, बेबी बॉय या बेबी फीमेल, मतलब बेबी गर्ल, ओके। एक्सो और एक्स वाई टाइप के मेल हेट्रोगेमेटी रहते हैं। और बर्ड्स की बातें करते हैं अब हम। बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटी रहती है, वही बता चुका हूँ, ZW वाली बात है। ह्यूमन्स के अंदर वही एक्स वाई वाली बातें हैं, और ये कचड़ा है तो तुमको पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी, उसमें भी वही वाली बातें हैं। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है 16 क्रोमोसोम के साथ, ठीक है ना। और फीमेल में क्वीन और वर्कर भी होती हैं, और मेल को ड्रोन बोला जाता है, जो कि अनफर्टाइल रहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड। मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय द माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर एंड सन, एंड ये सब वाली बातें हैं। देखो आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा कोई टीचर इन घटिया वाली बातों से, क्योंकि इतना सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट को तो चूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको। पर स्टिल अगर ऐसा आता है तो इसमें क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय द माइटोसिस, और दे डू नॉट हैव फादर, उसके पास पापा ही ना है और ना ही वो किसी का सन है, ठीक है ना, बट हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ठीक है। वही वाली बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट म्यूटेशन क्या है अभी हम कुछ ना, तो देखो म्यूटेशन प्लस रिकॉम्बिनेशन वही बातें हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है। तो अब म्यूटेशन क्या है, एक सडन हेरिटेबल चेंज है जो कि आ रहा है फिनोटाइपिक जीनोटाइप में, ठीक है ना। फिनोटाइप है जीनोटाइप है, गॉट इट, माने शक्ल अलग हो गई है फिर जीनोटाइप अलग हुआ है। इस चेंज से होता क्या है कि रिजल्ट होता है एबनॉर्मलिटी और एब्रिएशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, सीन इन कैंसर सेल। देखो म्यूटेशन आ गया, सडन चेंज है जिसकी वजह से सेल एबनॉर्मली बिहेव करेगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम ना छोड़ के बदतमीजी करेगा बॉडी के अंदर, तो वो उसको हम प्यार से कहते हैं कि कैंसर सेल है, बदतमीजी कर रहा है थोड़ी सी, ठीक है। फिर उसको हम कीमोथेरेपी वोमोथेरेपी दे के लपेट देते हैं। तो अब म्यूटेशन दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला तो एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। हमारे पास दोनों है, ठीक है ना, मतलब हमें स्टडी करना है दोनों, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, कोडोन ऐसा जो कि ट्रिपलेट है वाले है, उसमें क्या होगा मोर देन वन या फिर वन न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वो फ्रेम शिफ्ट हो गया है, ठीक है पूरा। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या है कि चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि सिंगल से वो सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक क्वालिटी वाली बात है ना। सो इसको कॉज कराने के लिए क्या होते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस एक ऐसे टाइप के सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या आता है, म्यूटेशन आता है। म्यूटाजेन से म्यूटेशन, फिजिकल वाले एक्स अल्फा बीटा गामा और यूवी रेज होते हैं, ठीक है। और क्या है केमिकल्स भी होते हैं जैसे मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फिनॉल और NH3 और फॉर्मलिन। फॉर्मलिन चैप्टर फिनिश, ठीक है। एक डब्बा सारा मेंडल खत्म, दूसरा डब्बा क्रोमोसोम खत्म, और फिर NCERT, ठीक है। अब तो हम देखते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है, रिजल्ट होगा अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, रिजल्ट इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एडिशन रहेगा, रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन और फिनोटाइप फलाना ढिमकाना ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से वेरिएशन ऑफ डीएनए आता है। फिर कुछ अलग से आ गया है या फिर कुछ डुप्लीकेट कर गया है अलग से एक सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट वाला म्यूटेशन टाइप का वन, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन उसी को हम कैंसर सेल बोलते हैं। अराइजेस है सिंगल बेस पेयर में अगर हो रहा है तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन का डायरेक्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, जहाँ पे होता क्या है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जो कि एक गायब हो जाता है सिंगल चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन और ये सारी बातें जो है इसको म्यूटाजेंस की वजह से आते हैं, और इसके फिजिकल फॉर्म है यूवी रेज रेडिएशन और एक्स अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है। और केमिकल में तुमको बता ही दिया हूँ, ये फलान ढिमकाने वाली बातें हैं, ठीक है नहीं NCERT में, इसलिए वेस्ट ही है पूरा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी एनालिसिस है जिसको तुम फैमिली हिस्ट्री बोलते हो, ठीक है। और इसको भी देखते हैं क्या है। सबसे पहला पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आएगा, पर अगर आता है तो कर लोगे तुम, बहुत ईजी है। मेल के लिए डब्बा यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। मेल के लिए डब्बा, फीमेल के लिए गोला, और अगर तुमको पता ही नहीं है कि वो बालक बालिका थी या क्या था तो सेक्स एंड अनस्पेसिफाइड के लिए डायमंड, ओके। अगर मीटिंग हो रही है अनरिलेटेड में तो सिंगल लाल, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच। और ये वाली जो बातें हैं ये क्या है कि कंसिजेनियस मीटिंग है कि बिटवीन द रिलेटिव्स में हो रही है। बेसिकली जनरेशनल वेल्थ बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो कि
रिलेटिव्स में ही शादी करा देते हैं। सो ऐसे शादियों को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डंडी बिटवीन द मेल फीमेल, और अगर रैंडम हो रहा है तो सिंगल डंडा बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अच्छा खासा मेल फीमेल में हुआ मीटिंग और एक मेल और एक फीमेल आए बिना खतरनाक से, तो ये माने सेम है, ठीक है। वेराज अगर तुम एक ऐसा कुछ देखते हो कि उसमें कलर भरा हुआ है अंदर में, तो डिसीज्ड प्रोजेनी है कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशन या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई है जो कि जनरेशन में पास हो सके। और एक ये भी है कि अगर 5 अनअफेक्टेड बच्चे आते हैं तो उसको ट्रॉफी मिलती है, ठीक है। ये बात अभी हमारे इंडियंस के लिए तो है नहीं, क्योंकि अब 5 बच्चे कौन ही पैदा करता है। सो ये ट्रॉफी जो है आजकल के कपल्स को नहीं मिलती है, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक कैरियर इन्फॉर्मेशन हमको पता है ट्रांसमिट करेगा एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, पर समटाइम्स कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब डिसीज के बारे में बात करते हैं, कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी डिसीज आ सकती हैं। ये वाली बातें तो नीचे हैं, पर अभी देखो एनसीईआरटी में है नहीं, पर देख लो, ठीक है। ऑटोसोमल डिसीज, क्योंकि पिछले साल आया था ना। ऑटोसोमल डिसीज क्या होती हैं? ये एक बेसिकली लिंक्ड होता है विद द 44 ऑटोसोम्स, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिसीज है, तो एक्स वाई लिंक्ड होगी। ऑटोसोम वो जो बचे हुए थे, और ये सेक्स लिंक्ड है। हमारे में सेक्स लिंक्ड ही है ज़्यादातर, और सारी रिसेसिव डिसीज के बारे में हमारे यहाँ चर्चा हुई है, कोई भी ऐसे डोमिनेंट है नहीं। और बस मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एक बार आया है नाम हमारे उधर 11th वाले चैप्टर्स में, ब्लड और उधर मसल वाले चैप्टर्स में, ठीक है। ये वाली बातें हैं। रिसेसिव है तो यही है, तुमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, अगर कैपिटल ए एक बार भी आ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डोमिनेंट डिसीज है तो, अगर छोटा छोटा है तो सेफ रहेगा। अगर रिसेसिव वाली है तो डोमिनेंट वाले सेफ रहेंगे, अगर दोनों छोटा छोटा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी वाई लिंक्ड है तो ओनली मेल में प्रॉब्लम होगी है, ठीक है। वाई लिंक्ड है ना, सो मेल के अंदर ही तो एक्स वाई देखने को मिलता है, फीमेल में एक्स एक्स है तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है सेक्स वाले क्रोमोसोम। सो एक्स लिंक्ड वाले डिसीज में डोमिनेंट डिसीजेस भी हैं कुछ, कि अगर कैपिटल एक्स में कैपिटल सी सी आ गया तो भाई 100% है, अगर छोटा छोटा आ गया तब तो बहुत सही है, बच जाएगा वो। पर अगर एक में भी आ गया ना कैपिटल और वाई के साथ, तो बदतमीज हो जाएगी, बेचारा स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स वाला है मेल, ठीक है। अगर मेल में एक्स वाले में सी आ रहा है तो चलेगा, ठीक है। छोटा वाला है ना, इसलिए एक्स वाले में छोटा सी आ रहा है इसलिए चलेगा, ठीक है। डोमिनेंट डिसीज में अगर कैपिटल सी आ गया एक्स में, किसी टाइप में, फीमेल में तो चांस है कि बच जाएंगे अगर एक में रिसेसिव है, ठीक है। पर अगर क्या बदतमीजी कर रहा हूँ मैं, डोमिनेंट वाले में अगर फीमेल है तो कैपिटल सी अगर सब में है तब तो वो डिसीज रहेगा डोमिनेंट डिसीज के लिए। पर वेरएज अगर फीमेल में छोटा छोटा आ गया दोनों, तब चल जाएगा काम, ठीक है, बच जाएंगे। वेरएज मेल की अगर बात करता हूँ, उसके पास एक ही एक्स वाला है ना, तो अगर एक में भी कैपिटल सी आ गया तो वो डिसीज हो जाएगा डोमिनेंट डिसीज होने की वजह से, ठीक है। और अगर सिंपल वाला है तो बच जाएगा। ज़्यादातर हमारे में रिसेसिव डिसीजेस ही हैं, तो ऊपर वाली बातें करनी है नहीं हमको। सो इसमें अगर रिसेसिव है, माने एक भी अगर छोटा आ गया, अगर दोनों छोटे आ गए एक साथ, तब डिसीज होगी, ओके। अगर एक भी कैपिटल रहता है तो वो बच जाएगा, ठीक है, रिसेसिव डिसीज है इसलिए। सो कैपिटल सी वाला बच गया है, कैपिटल सी है इसलिए रिसेसिव डिसीज होने के कारण कैपिटल सी है, ये भी बच जाएगा। यहाँ पे दोनों छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब ये बीमार होगा। यहाँ पे कैपिटल सी है मतलब बीमार हो जाए, रिसेसिव है ना, कैपिटल सी बच जाएगा, ठीक है। और ये छोटा सी है तो ये डिसीज हो जाएगा इसको, ठीक है, रिसेसिव डिसीज के लिए। ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव शो करेगा क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो अगर तुमको आ जाए पेडिग्री में कि एक बार फीमेल को हो रहा है एक बार मेल को हो रहा है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टाइप सी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मतलब कि अगले जनरेशन पे फिर अगले जनरेशन पे ऐसे हो रहा है कि फीमेल से मेल में जा रहा है, फीमेल फिर मेल, ऐसा करके। सो क्रिस क्रॉस अगर इनहेरिटेंस है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। ये ओनली टाइप सी है, तो तुम इसको फट से पकड़ सकते हो। अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बातें करते हैं हम। कहाँ है मेंटल डिसऑर्डर? ये है मेंटल डिसऑर्डर। हाँ दोस्तों, 2 ट्रायंगल और मेंटल डिसऑर्डर खत्म तुम्हारा। देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे में ज़्यादातर है डिसीजेस, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव माने ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो बताओ किस चीज़ से शुरू करोगे? हम शुरू करेंगे पॉइंट म्यूटेशन से, जो हमने म्यूटेशन पे पढ़ा था। ये एक क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्वांटिटी, एक सेकेंड, क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है कि सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए पे, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन है, सिकल सेल एनीमिया है, ग्लूटामेट और वेलाइन वाली बातें हैं। 6th पोजीशन की बीटा ग्लोबिन चेन पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ये किसका, सिकल सेल एनीमिया। मल्टीपल एलिज्म का और कोडोमिनेंस दिखा रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। कोडोमिनेंस किस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जैसे HPA और HBS है। सो नॉर्मल है, और सिकल सेल एनीमिया भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर ओनली इफेक्ट होगा एट लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये बातें हो गई सिकल सेल एनीमिया। क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है पॉइंट म्यूटेशन के साथ, 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की, ठीक है। ग्लूटामेट की जगह क्या बनने लगता है, वेलाइन, ठीक है। और ये किसका किसका एग्जांपल है, मल्टीपल अलीलिज्म का, ठीक है ना, मोर देन वन एलील गवर्न कर रहे हैं इसको। अभी ऑटो के अंदर दूसरा वाला है थैलेसीमिया। ये
क्वांटिटी वाली बातें हैं, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, अल्फा बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, ओनली डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। सो क्रोमोसोम 1 1 ये वाली बातें हैं। सो तुमको बस इतना याद करना है, थैलेसेमिया मेरा क्वांटिटी वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये दिखाता है। बाकी अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में दोनों की चेन का नंबर कम हो जाता है। जैसे अल्फा के अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 पे HBA और HBA2 जो जीन है वो होते हैं इफेक्ट, और बीटा वाले में क्रोमोसोम 11 का HBB जीन जो है वो इफेक्ट रहता है, ठीक है। डीप में आते नहीं है थैलेसीमिया पे क्वेश्चन, बस इतना ही पूछेगा कि क्वालिटी है या क्वांटिटेटिव है, फ्रेम शिफ्ट है या पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा चेन जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है, ये बस याद करना है तुमको। अगर इंक्रीज करते हैं तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो PKU की बात करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के पे ये मेंटली रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम दिखाएगा और स्किन पिगमेंटेशन दिखाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट म्यूटेशन है, मींस कि इसमें इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर है, ठीक है। सो लैग क्या करेगा फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज और बनेगा क्या इस पे टायरोसिन ड्यू टू द सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है। ये एक्सक्रीट करेगा क्या थ्रू द यूरिन, मतलब ये जो बातें हैं ये सारी कीटोन बॉडीज वगैरह ये एक्सक्रीट करेगा इन यूरिन, ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। फिनाइल एलिनिन की जगह टायरोसिन बनने लगता है, क्यों? क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम बातें हैं सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक्स लिंक्ड वाली रिसेसिव, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जैसे 8% ऑफ मेल इफेक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि एक ही एक्स उन पे प्रेजेंट है ना, तो ज़्यादा इफेक्ट है, ज़्यादा वनरलेबल है। वैसे अगर मैं फीमेल की बातें करता हूँ तो ये 0.4% फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती है इससे, ठीक है। म्यूटेशन जीन एक्स क्रोमोसोम ग्रीन और रेड कलर का होता है बेसिकली। कलर ब्लाइंडनेस ग्रीन है तो उसको हम ड्यूट्रानोपिया कहते हैं और रेड है तो प्रोटोनोपिया कहते हैं। इतना डेप्थ में याद करने की जरूरत है नहीं तुमको, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या ही बनाएगा, हर एक को बोल देगा प्रोटो और रेड को बोल देगा ड्यूट्रो, तो वही मिसमैच कर सकता है। बट तुमको याद ही हो जाएगा। देखो ग्रीन वाला अपना ड्यूट्रो है और रेड वाला पी है, जैसे आर और पी समथिंग सिमिलर सिमिलर है, बस तुम इतना याद कर लो तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। रेड वाला इसी पे लाइन खींचना, ठीक है। प्रोटो की जगह रोटो पढ़ लो तुम रेड वाले को, ठीक है। एक्सीलेंट रिसेसिव हीमोफीलिया क्या है? इफेक्ट रहेगा बेसिकली जो कैस्केड प्रोसेस होती है ना ब्लड कोगुलेशन की। कैस्केड क्या है? लगातार चलने वाली बहुत सारी मैकेनिज्म्स होती हैं बेसिकली। मैकेनिज्म के मतलब कि बहुत सारे इंटर कन्वर्जन होते हैं, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की वाली बातें जो है वो वाली, उनको हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस है ब्लड क्लॉट की। इसको हम ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं और ये फीमेल में बहुत ज़्यादा रेयरली होती है, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी, हमने पहले ही देखा है। सो हमने क्या देख लिया? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के ऑटोसोमल रिसेसिव वाले सारे हमने पढ़ा। एक तो सिकल सेल एनीमिया जो कि कैसी प्रॉब्लम है, क्वांटिटी या क्वालिटी? बहुत सही, क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीन का एक बेस पेयर है DNA में वो अफेक्टेड है, पॉइंट म्यूटेशन। वॉट इट? बहुत सही। और फिर हमने देखा था इसका किसका किसका एग्जांपल है ये, मल्टीपल एलिज्म का है, कोडोमिनेंस का है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। अच्छा हाँ, अभी जैसे मैं तुमको ये रिवाइज करा रहा हूँ ना, तो तुम रिकॉल करो, ये नहीं कि पेज पढ़ो उस पर, है ना। रिकॉल करो आइस क्लोज करके मेरे साथ, ठीक है। और क्या था सिकल सेल एनीमिया में? 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट हुई थी, ये भी हमने बताया है, ठीक है। सो ये वाली बातें हो गई। अब दूसरे वाली बीमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कैसी बीमारी है? क्वालिटी या क्वांटिटी? फ्रेम शिफ्ट है तो क्वालिटी मतलब क्वांटिटी आएगी ऑफ कोर्स, है ना। सो क्वांटिटी वाली प्रॉब्लम हुई है फ्रेम शिफ्ट। सो अल्फा बीटा चेन हमेशा डिक्रीज रहती है और स्टेटमेंट अगर इंक्रीज करके आता है तो वो गलत होगा, कॉमन सेंस। इसके बाद हमने तीसरी बीमारी देखी थी, इसके अंदर कौन सी थी वो? बहुत सही, PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें कैसी प्रॉब्लम थी ये? हाँ, पॉइंट म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम थी ये भी। तो इसमें क्या था कि ये जो इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म था ना, वो वाली बातें थी कि इसमें कीटोन बॉडीज वगैरह रिलीज हो रही थी इन यूरिन, है ना। ये हमने उसमें एक्सक्रीशन वाले में पढ़ा है। तो फिनाइल एनिलीन जो था वो टायरोसिन वगैरह बनने लगता था। सो ये हो गई है प्रॉब्लम इसके अंदर, वन सिंगल जीन म्यूटेशन है। अब हम बात करते हैं मेंडल की ही एक्स-लिंक्ड वाले में। एक्स-लिंक्ड वाले में सबसे पहले हमने देखी है कलर और ब्लीडर डिसीज, ठीक है, या फिर हेमोफिली। कलर में क्या था? बहुत सही, एक ही एक्स क्रोमोसोम का है प्रॉब्लम, तो मेल ज़्यादा इफेक्ट होंगे। माने फीमेल 0.3 हो रही है तो मेल उसी का मान लो 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होगा, माने 8%, ठीक है। और क्या हमने देखा था कलर ब्लाइंडनेस पे? बहुत सही, ग्रीन वाले को हमने ड्यूट्रो बोला था और रेड वाले को हमने रेट्रोपिया करके याद किया था, रेट्रोनोपिया। क्यों? ताकि हमको ये याद रह जाए, मिसमैच ना हो, ठीक है। आर को पी की जगह RR पढ़ लो, बहुत सही। और ब्लीडर वाले को कैसे किया था हमने कि ये कैस्केड प्रोसेस है ब्लड कोआगुलेशन की, ये इफेक्ट हो जाती है और क्वीन विक्टोरिया की कैरियर थी। फीमेल्स को रेयरली इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास दो है ना, रिसेसिव है ऊपर से, तो एक कैपिटल आ ही जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल में। क्रोमोसोमल भी बहुत खतरनाक सी डिजीज होती हैं, अगर ये हो जाती हैं तो उस लाइफ का भाई काफ़ी ज़्यादा जीवन जो रहता है कठिन रहता है। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ टर्नर सिंड्रोम की और क्लिन-फिंटल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की, ये तीनों बातें जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में रिपीट होती हैं, मैच द कॉलम। पर उसको समझाने से पहले मैं तुमको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा एक एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी क्या होती है? हाँ, सही सोच रहे हो तुम।
डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, है ना? ये वाली जो बातें हैं वो प्लॉइडी कॉन्सेप्ट है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो क्रोमोसोम का नंबर, तो इसमें फेल टू सेग्रीगेट होते हैं एनाफेज में। अगर एनाफेज में जो हम पढ़ते हैं ना उसमें सेल डिवीजन में कि एनाफेज में सेग्रीगेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, अगर ये सेग्रीगेट नहीं होते तो फिर हमको देखने को मिलती है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। तो अभी आता है मेरा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक बहुत सिंपल सा है। इसमें होगा क्या कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ अभी हम जाता है। अगर तो मानते ये हैं काफ़ी कि ज़्यादा रेयर नलीसोमी है क्या है, हमारे इसमें जैसे 2n लोगों में, माइनस टू जैसे वाली बात है। एनिमल्स हैं जितने भी। ट्राइसोमी क्या है तो इसमें कि होता क्या है कि दो अगर से एक गलती से ज़्यादा भी हो गए, कभी सो होता है कि ट्राइसोमी। होल सेट ऑफ और क्रोमोसोम बढ़ टेट्रासोमी गया ना, दो तो ज़्यादा हो मोस्टली गए। होता क्या है कि और वो मोनोसोमी जाइगोट एक मर ज़्यादा हो जाता है गया। ऐसे ठीक ही, है। मतलब पैदा नहीं हो सो पाता। क्या होता है इसलिए बहुत कि ज़्यादा रेयर नलीसोमी है में कि तुम देख पाओ 46 किसी मतलब एनिमल में। 46 क्रोमोसोम ओके, की बजाय सो इसमें 2 होगा माइनस हो क्या जाते हैं और तो कि आ जाएगा टीलोफेज 44। में ही रह जाता है और मोनोसोमी में क्या है साइटोकाइनेसिस एक हो माइनस ही हो नहीं रहा है, पाता, मतलब सिंपल 46 सी हमारे बात है। पास होते हैं तो ओके। एक माइनस कर दो तो 45 आ गया। ट्राइसोमी में हमको लग रहा है ना ऐसा नंबर बढ़ गया, 3 हो गए हैं ऐसा करके। सो तुम्हारे पास 46 होते हैं नॉर्मली, तो ट्राइसोमी में एक ऐड कर दो। क्वाड्रा वाला है तो उसमें क्या करना है, मेरा नॉर्मली 2 रहता है, 2 और बढ़ा दो, सो ये हो जाएगा मेरा 48। ठीक है। सो पॉलीप्लॉइडी में टीलोफेज नहीं होता है और एनोप्लॉइडी में एनाफेज नहीं हो पाता है। ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ही वाई हो जाता है और बहुत रेयरली होता है ये। ठीक है ना। और क्या है, बहुत सही। तो अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली 21st वाले क्रोमोसोम नंबर पे क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी अभी हमने बताया कि क्या होगा, एक बढ़ जाएगा नंबर, माने 46 + 1 47 हो जाएंगे इसमें क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है। इसमें कैसे रहेगा, बेसिकली 23 नंबर मतलब 21 क्रोमोसोम का नंबर का क्या है, 3 कॉपीज बन जाती हैं, मेल फीमेल बोथ टाइप से। तो सबसे पहली बात है क्या है, आईक्यू कम हो जाएगा, हार्ट कंजेनाइटल वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फेशियल डिफेक्ट रहेगा, शॉर्ट हाइट रहेगी, स्मॉल राउंड हेड रहेगा, फारो टंग रहेगी, कंटिन्यूस सलाइवेशन रहेगा, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा और ब्रॉड पाम रहेंगे। ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम में क्या क्या हमने देखा है, बुद्धि कमजोर रहेगी, दिल की बीमारी रहेगी और मुंह शक्ल थोड़ा सा बेकार रहेगा और शॉर्ट हाइटेड रहेंगे। ठीक है। और अगर बोल दें सिम्टम्स क्या रहेंगे, स्मॉल राउंड फरोड टंग हेड। ठीक है, ये वाली बातें हो गई, मतलब छोटा गोल सर रहेगा और फरोड टंग रहेगी, विद द सलाइवेटिंग कुछ ज़्यादा ही रहेगा और ब्रॉड पाम रहेंगे और दिन भर क्या रहेगा, पार्शियली ओपन रहेगा माउथ। ओके। सो ये वाली बातें हैं। ठीक है। बाकी इसको लॉन्ग डाउन ने 1866 पे देखा था। सो होगा क्या, एक्सेस या फिर अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं क्लीन फिल्टर। क्लीन फिल्टर में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, 44 में क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इट मीन्स कि 44 ही है, ट्राइसोमी ही है, बस एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है। सो मेल्स के अंदर गायनोकोमास्टिया होंगे, गायनोकोमास्टिया जैसी प्रॉब्लम आएगी और स्टेराइल और मेंटली रिटार्ड होंगे। ठीक है। सो मेल जो है फीमेल की तरह पेरेंट्स ही खाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, बहुत सही, ये मेरा एक मोनोसोमी दिखाता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, बहुत सही, 40 मेरा नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होता है पर एक कम हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सो वाली बातें हो जाएंगी। सो टोटल क्रोमोसोम 45 रहेगा टर्नर सिंड्रोम में। और यहाँ पे कुछ बातें हैं नहीं अपनी, तो ये भी फिनिश होता है। तो अब हम समरी फिनिश करके ये चैप्टर को अलविदा कहते हैं और क्वेश्चन लपेटते हैं इसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे। सो मेंटल के डिसऑर्डर हमने देखा है बहुत सारे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं मेनली, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन और जीन वीन वाली बातें हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, पेडिग्री का एनालिसिस करते हैं हम, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, पीके और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं। ऐसे ट्रेड्स जो कि सेक्स लिंक से रिलेटेड है, जो कि होता है हमारा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कहाँ गया, हीमोफीलिया लिखा है, एविडेंट है इसके, और मेल प्रोजेनी वगैरह में। ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस भी, कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है लाल और हरी चीज़ों को देखने की। ठीक है। लाल है तो रेड से रेट्रोनोपिया करके याद कर लेते हो उसको, आर वाला जो है वो पी रहता है एक्चुअली में, तो प्रोटोनोपिया को तुम रेट्रोनोपिया पढ़ो। ठीक है, ताकि तुम भूलो नहीं, बहुत सही। सो रेड ग्रीन कह रहे हैं और यहाँ पे होगा क्या कि 8% मेल अफेक्टेड होते हैं और 0.3 मेरी 0.4 एक्चुअल में 0.4 फीमेल्स होती हैं। क्या मैंने डाटा ही गलत लिख दिया क्या भाई, नहीं सही है। सो 0.4% ऑफ फीमेल इफेक्ट होती हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेल्स ओनली हैव, सिंगल वाला है इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और फीमेल्स के पास दो हैं इसलिए वो बच जाती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। डॉटर के पास नॉर्मली कर्नल प्लांट कभी नहीं होती है अनलेस उसकी मदर भी कैरियर हो और उसका पापा भी कैरियर हो। ठीक है। सो ये अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कोई अगर ऐसा पेरेंट है जिसकी मदर भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है, ठीक है, मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है,
तो इस कंडीशन में डॉटर्स को हो सकता है क्या कलर ब्लाइंडनेस बहुत से, पर नॉर्मली डॉटर्स को होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर जो रहती है वो कैरियर बहुत कम होती है ना, इसलिए। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट उल्टा सीधा करने की कोशिश करे तो तुम समझ जाना, अगर मदर को खतरा है तो बेटी को खतरा होगा, अगर मदर को खतरा नहीं है तो बेटी जनरली बच जाती है। ठीक है, ये वाली बातें तुम समझ जाओगे अब। अभी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अभी ब्लीडर डिसीज हमने देखा है, क्यून बैक्टीरिया की वो थी, और मेल तो भाई बचते ही नहीं है ज़्यादातर ब्लीडर डिसीज में। ठीक है, फीमेल जो है ज़्यादातर अनअफेक्टेड रहती है इससे, तो मेल के लिए ही बीमारी है ये भी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी मेल को 8% इफेक्ट कर रहा है, हीमोफीलिया ये मेल को ही लपेट दे रहा है, ब्लीडर डिसीज। ठीक है, सो लड़कों का जीवन जो है बीमारियों के क्रोमोसोम पे जो भी वाले हैं एक्स वाले, बहुत कठिन है। ठीक है, सो सिंगल प्रोटीन है, पार्ट है, कैस्केड प्रोसेस प्रोटीन की जो है वो इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। तुम ये पढ़ सकते हो हरी हरी लाइंस मेरे साथ साथ। ठीक है, और हेट्रोजाइगस फीमेल है, अपने मतलब पेंसिल के साथ अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, हेट्रोजाइगस जो फीमेल है कैरियर है हीमोफीलिया, वो ट्रांसमिट हो सकती है डिसीजेस टू सन। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है फीमेल की वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वीन विक्टोरिया जो है हीमोफीलिया के बारे में एक कैरियर है। ठीक है, अपने डिसेंडेंट को गिफ्ट में देती थी। सिकल सेल एनीमिया ये हमारा क्या है, ऑटोसोम वाली लिंक्ड प्रॉब्लम है, जिसमें होगा क्या दोस्तों, हमारा ऑटोसोम वाली बातें हैं। सो सिकल सेल एनीमिया क्या है मेरा, एक बहुत सही क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। पॉइंट म्यूटेशन 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबल चेन पे ग्लूटामेट की जगह वेलाइन बनता है, बहुत सही। ठीक है, और ये फलान ढिमकाना HbA HbS करके जो लिखा हुआ है ये है, सब कुछ पढ़ लो तुम। ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, जो कि होगा क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, और सिंगल पैराफिली ए होता है और एस होता है। इट मीन्स कि ये देखो, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, बी में ए भी है और बी में एस भी है, मतलब ये मल्टीपल एलिज्म शो कर रहा है। ठीक है, और कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है, साथ ही साथ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर सेम सेम है तो भाई डिसीज तो फिनोटाइप रहेंगे, और अगर हेट्रो है तो बेसिकली हो क्या कि अनफेक्टेड रहेगा पर वो कैरियर रहेगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस अनफेक्टेड रहेगा पर कैरियर रहेगा। अगर रिसेसिव है मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो डिसीज रहेगा। अगर डोमिनेंट है तब तो कोई दिक्कत ही ना है ना, हेट्रो वाला भी सेफ और प्योर डोमिनेंट भी सेफ। अगर प्योर रिसेसिव है तब दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत से। सिंगल बेस पेयर में एक दिक्कत आने की वजह से देखो दोस्तों क्या क्या बीमारियां होती हैं, है ना। सो सब्सटीट्यूट हो जाता है ग्लूटामेट की जगह वेलाइन, सिंपल सा, ग्लू की जगह वेल बनता है, और गैग से गुगु हो जाता है सिंगल बेस पेयर सब्सटीट्यूशन में। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अंडर होता है पॉलीमराइजेशन, और लो ऑक्सीजन के टेंशन में होता क्या है दोस्तों, आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव हुआ करता था वो सिकल सेल लाइक हो जाता है, सिकल लाइक हो जाता है। ठीक है, और पीकेयू की बात करता हूँ तो ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का। अगर तुमसे भाई ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि पीकेयू इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर, तो तुम उस पर एकदम 4 सितारे देकर बोलना बिल्कुल जी जी ऐसा ही है, ऐसा करके। ठीक है, और इनहेरिटेड है बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑफ कोर्स। ठीक है, और लैक ऑफ एंजाइम है किसका दोस्तों, जो ये फिनाइल एनेमिन है वो क्या बनता है भाई, टायरोसिन पे। ठीक है, तो होगा क्या, फिनाइल एल्यूमिन एक्यूमुलेट होता रहेगा फिनाइल पायरुविक एसिड में और अदर उसके डेरिवेटिव्स में, और इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रेन के दिक्कतें आ जाती हैं, और यूरिन में बहुत सारा जो है फिनाइल और कीटोन की बॉडीज वो रिलीज होती हैं। क्यों? क्योंकि किडनी जो है प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और ग्लूकोसोरिया कीटोनूरिया ये जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, थैलेसीमिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी ऑटोसोमल रिंग प्रॉब्लम है, एक ब्लड डिसीज ये भी जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि बोथ द पेरेंट्स अनफेक्टेड रहेंगे, कैरियर फॉर द जीन। ठीक है, मतलब हेट्रोजाइगस वाला, हाँ। ओके, और डिफेक्ट आ सकता है कब, जब म्यूटेशन हो या फिर डिलीट हो जाए अल्टीमेटली। तो ये रिड्यूस रेट सिंथेसिस दिखाता है अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन पे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा मॉलिक्यूल्स में, जो कि रिजल्ट होगा इनटू द एनीमिया। बहुत सही। ठीक है, और कैरेक्टराइज्ड हैं भाई डिसीज उसीज के, अल्फा थैलेसीमिया भी है और अल्फा चेन पे इफेक्ट होगा, बीटा थैलेसीमिया भी है जो कि बीटा चेन पे इफेक्ट करेगा। दोनों क्लोजली लिंक्ड जीन है, इट मीन्स लिंकेज बहुत ज़्यादा है। HbA1 और HB2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है अल्फा वाला। ठीक है, वैसे अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB हबीबी वाला बात है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ वन ऑफ बोथ जीन्स, तो ये क्वांटिटेटिव वाली प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव, और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव भी प्रॉब्लम दिखाती हैं, पर सिंथेसाइज मेनली जो है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, एक तो एन्यूप्लॉइडी और प्रोलीप्लॉइडी के बारे में सारा ज्ञान मैं तुमको दे चुका हूँ। अगर नलीसोमी हम माने कि 46 नॉर्मल जो होता है उससे तो हटा दो, अगर मोनोसोमी है तो एक हटा दो 46 से, अगर क्वाड्रा वाला टाइप सा है तो दो हटा मतलब दो जोड़ दो, और अगर ट्राइसोमी है तो 46 में एक जोड़ दो। ठीक है, ये वाली बातें हैं। देखो ऐसा छोटा सा गोल सा मुंह, फरो टंग है, खुला हुआ है पार्शली,
सो ट्राइसोमी मोनोसोमी के बारे में देख लिया। डाउन सिंड्रोम क्या है? एडिशनल कॉपी बन जाती है 21st वाले क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें वो फर्स्ट पहली बार बताया था लैंगडॉन डाउन ने 1866 में, जो कि शॉर्ट स्टेचर था, छोटा माउथ वाउथ ओपन होता था। क्लिनफिल्डर क्या है? एक मेल जो है फीमेल लाइक बॉडी दिखाता है। एडिशनल उसके पास एक्स आ जाता है, 47 हो जाता है, कैरियोटाइप पे होता है। सो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट जो रहती है, बाकी ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, पर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होता है, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम 45 विथ एक्सओ है, मतलब कि वाई वाला हट गया है, तो इसमें क्या होगा कि ओवरी जो है रूडिमेंट्री रहेंगी, और डिसऑर्डर कॉज करेगा एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस में, और लैक ऑफ रहेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और अदर फीचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सारा खत्म होता है, और समरी में कुछ अलग सा है नहीं, पर कभी और पढ़ाऊंगा समरी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, यही 1 घंटे में फिनिश हो रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी मेरे को बताना अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आया है, और बहुत अच्छे से हमने ये फिनिश कर लिया दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखो, अपने प्यारे जनों का भी ध्यान रखो, और अच्छे से मज़े करो, और नीट में टॉपर बनो, ठीक है। ये छोटू सा दिल तुम सभी लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो। सो आओ अब हम अगला चैप्टर फिनिश करेंगे कोई साथ में, ठीक है। सो आओ पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। अगला चैप्टर मैं सोच रहा हूँ एमबीआई ही रखूँ, ताकि तुम्हारा ये पूरा यूनिट फिनिश ही कर दूँ साथ में, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।